अस्सलाम वालेकुम डियर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। आज हम अब्दुल वहाब डोगर की सिस्टेमिक सर्जरी से आर्थोपेडिक्स के सेक्शन को रिव्यू करेंगे। मैं साथ साथ बुक को रीड करूंगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो और साथ साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएं। आमतौर पे फाइनल ईयर में आर्थोपेडिक्स का सेक्शन बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स समझा जाता है और इसीलिए स्टूडेंट्स इसको मोस्टली इग्नोर भी कर देते हैं और मोस्टली इसको पढ़ाया भी नहीं जाता और वार्ड्स की रोटेशंस और ऑपरेशन थिएटर्स का एक्सपोजर भी फाइनल ईयर तक बहुत कम होता है। तो इसलिए फाइनल ईयर तक आर्थोपेडिक बहुत मुश्किल समझी जाती है। तो जब आप ये लेक्चर सुन लेंगे तो इसके बाद इंशाल्लाह बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए जो है आर्थोपेडिक्स का सेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कहते हैं ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। जो बोन है, मिसाल के तौर पे ये एक बोन है, ये इसमें बीच में इसकी कंटिन्यूटी का लॉस अगर हो गया, जैसे ये यहाँ पे ट्रॉमा हुआ था, ये यहाँ से बोन एक कंटिन्यूस बोन ऐसे थी और बीच में ये ट्रॉमा हुआ तो ये फ्रैक्चर हो गई। तो ये बोन कहीं से भी फ्रैक्चर हो सकती है, सेंटर से हो सकती है, मिड से, या इसके एंड से हो सकती है, कहीं से भी फ्रैक्चर हो सकती है। इसकी कंटिन्यूटी में कहीं भी ब्रीच आ जाएगा तो इसको कहेंगे फ्रैक्चर। अब आ जाए डिसलोकेशन। डिसलोकेशन को सादा जुबान में कहते हैं कि जोड़ का उतर जाना। जब दो आर्टिकुलर सर्फेसेज होती हैं, दो बोन मिलकर जॉइंट बनाती हैं, जब दो बोन्स के आर्टिकुलर सर्फेसेज होती हैं उनके दरमियान कॉन्टैक्ट 100% कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए तो उसको कहेंगे डिसलोकेशन। और अगर वो थोड़ा सा उनका कॉन्टैक्ट मेंटेन रहे और थोड़ा सा लॉस हो तो उसको पार्शियल डिसलोकेशन या सबलक्सेशन कहते हैं उसको। तो आइए रीड करते हैं इसको। डिसलोकेशन, complete disruption in the normal relationship of two bones forming a joint. No contact of the articular surfaces remains there. No contact. The direction of the, हाँ अब ये definition थी पहले, complete disruption in the normal relationship of two bones forming a joint, ये इसकी definition है। और इसकी फिर डायरेक्शन, फिर जब भी कोई डिसलोकेशन होती है तो हम कहते हैं कि ये एंटीरियर डिसलोकेशन है या पोस्टीरियर डिसलोकेशन है। तो किसको हम एंटीरियर कहते हैं, किसको पोस्टीरियर कहते हैं। ये चीज़ जो डिस्टल बोन होती है वो डिटरमिन करती है उसकी डायरेक्शन कि वो एंटीरियरली आई है या पोस्टीरियरली गई है। तो वो डिटरमिन करते हैं डिसलोकेशन एंटीरियर है पोस्टीरियर। फॉर एग्जांपल नी जॉइंट की डिसलोकेशन है, नी जॉइंट कौन सी दो बोन्स बनाती हैं, फीमर और टिबिया। तो टिबिया जो है वो डिस्टल बोन है, टिबिया अगर फॉरवर्ड आएगी एंटीरियरली आएगी तो हम कहेंगे एंटीरियर नी डिसलोकेशन है, और अगर टिबिया पोस्टीरियरली जाएगी तो हम कहेंगे पोस्टीरियर नी डिसलोकेशन है। इसी तरह सेम शोल्डर जॉइंट के साथ है। तो ये कौन शोल्डर जॉइंट कौन सी दो बोन्स बनाती हैं, स्कैपुला और ह्यूमरस। अगर ह्यूमरस एंटीरियरली आएगी तो कहेंगे कि एंटीरियर डिसलोकेशन है, ह्यूमरस पोस्टीरियरली जाएगी तो कहेंगे पोस्टीरियर डिसलोकेशन है। तो किसी भी जॉइंट में जो डिस्टल बोन होती है उसकी डायरेक्शन डिटरमिन करती है कि डिसलोकेशन किस टाइप की है। अब आगे डिस्ट्रैक्शन। जब कोई भी दो बोन्स जॉइंट बना रही होती हैं उस पर खिंचाव आ जाए, उनकी सर्फेसेज थोड़ी सी एक दूसरे से सेपरेट हो जाए तो इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। इसमें डिसलोकेशन नहीं होती लेकिन, या लिगामेंट रप्चर भी नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है। डिस्ट्रैक्शन इज द सेपरेशन ऑफ द जॉइंट सर्फेसेज विद नो डिसलोकेशन और लिगामेंट रप्चर। आगे आगे सबलक्सेशन, ये हम पहले कह चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सबलक्सेशन इज अ पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट। इसमें थोड़ा सा जॉइंट की सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट भी रहती हैं और थोड़ा सा उसका लॉस भी हो जाता है। फिर आगे स्प्रेन और स्ट्रेन। स्प्रेन को उर्दू में मोच कहते हैं, मोच यूजली लिगामेंटस होती है, और जो स्ट्रेन होती है वो यूजली टियर होता है मस्कुलो टेंडिनस जंक्शन पे, मसल या टेंडन का या मस्कुलो टेंडिनस जंक्शन पे यूजली स्ट्रेच जो पड़ती है उसको स्ट्रेन कहते हैं, जिसको कहते हैं मसल पुल हो गया, मसल पुल को स्ट्रेन कहते हैं। स्प्रेन मोच होती है जो कि लिगामेंट की होती है। लिगामेंट्स बोन को बोन से मिलाते हैं, टेंडन जो है वो मसल को बोन से मिलाते हैं। तो स्प्रेन जो है, स्प्रेन इज द टेम्परेरी सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट एंड आर्टिकुलर सर्फेस रिटर्न टू नॉर्मल। जब भी कोई जॉइंट जो होता है उस पर खिंचाव आता है तो कुछ जॉइंट को जो है ना, दो बोन्स होती हैं उनको आपस में कौन मिला रहा होता है, जॉइंट का कैप्सूल और लिगामेंट्स। तो उन पे जब स्ट्रेच पड़ती है तो उसको कहते हैं स्प्रेन। और जब मसल में टियर आता है, मस्कुलो टेंडिनस जंक्शन पे टियर आता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेन। अब आगे और डेफिनेशन है, वाल्गस और वारस। वारस कहते हैं टूवर्ड्स द बॉडी, वाल्गस कहते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी। तो लेट्स रीड। व्हेन द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम, कोई भी लिम है जैसे लेग है, टिबिया फिबुला है, व्हेन द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम और डिफॉर्मिटी इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन इट इज टर्म्ड एज वाल्गस, व्हेन इट इज टूवर्ड्स द मिड लाइन इट इज टर्म्ड एज वार्म। ठीक है। जब दो जैसे मिसाल के तौर पे हमारी दोनों लेग्स या टिबिया फिबुला, दोनों लेग्स की टिबिया फिबुला टूवर्ड्स द मिड लाइन आ रही हों तो हमारे एंकल एक दूसरे के साथ रब करेंगे, एंकल एक दूसरे के साथ टच करेंगे, तो इसको कहेंगे वारस डिफॉर्मिटी है। जब दोनों लेग्स टिबिया फिबुला दोनों लोअर लिम्स की अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रही होंगी तो एंकल जॉइंट टच नहीं करेंगे, तो नी जॉइंट टच करेंगे, एंकल जॉइंट एक दूसरे से अवे होंगे। तो ये डिफॉर्मिटी कौन सी होगी, वाल्गस डिफॉर्मिटी। वाल्गस डिफॉर्मिटी अवे फ्रॉम द मिड लाइन, वारस डिफॉर्मिटी टूवर्ड्स द मिड लाइन। जीनू जो है, जीनू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नी जॉइंट, जीनू कहते हैं नी जॉइंट। जीनू वार्म किसको कहेंगे, जीनू वार्म में मतलब जो
टूवर्ड्स द बॉडी लाइन होंगी जो लिम्स हैं, तो उसमें एंकल जॉइंट टच करेंगे, नी जॉइंट एक दूसरे से अवे होंगे, तो ये जीनू वार्म है। और जीनू वाल्गम क्या होगा? जीनू वाल्गम में एंकल जॉइंट से एक दूसरे से अवे होंगे और नी जॉइंट टच करेंगे। सो आगे चलते हैं। ये देखें, ये इसने बड़ी अच्छी जो है तस्वीर से समझाया हुआ है। ये देखें, ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रही है, तो इसमें नी जॉइंट एक दूसरे के करीब है और एंकल जॉइंट एक दूसरे से अवे हैं, तो ये वाल्गम है। इसको नॉक नी भी कहते हैं कि नी टच कर रहे हैं। ये नॉर्मल है। और ये जो है जीनू वार्म है कि टूवर्ड्स द मिड लाइन आ रही हैं। टूवर्ड्स द मिड लाइन आएंगी तो एंकल जॉइंट्स टच करेंगे और नी जॉइंट्स एक दूसरे से अवे होंगे। इसको बोर्ड लेग्स भी कहते हैं। यूजली ऑस्टियोमलेशिया वाले पेशेंट्स में बोर्ड लेग्स होती हैं। केवस, ये यूजली फुट की डिफॉर्मिटी में आता है केवस। इसमें जो है एक्सेसिव हाइट ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल आर्च ऑफ द फुट होती है। जो लॉन्जिट्यूडनल आर्च ऑफ द फुट होती है, इसमें एक्सेसिव जो है ये इसकी हाइट होती है, एक्सेसिव हाइट होती है इसकी, ये जो है इसकी एक्सेसिव हाइट होती है, इसको केवस कहते हैं। इक्वाइनस होता है कि फुट प्लांटर फ्लेक्शन में होता है। प्लांटर फ्लेक्स्ड पोजीशन ऑफ द एंकल, प्लांटर फ्लेक्स्ड पोजीशन ऑफ द एंकल को इक्वाइनस कहते हैं। मतलब पंजों के बल जो पे चल रहे होते हैं, पंजों पे चलना इक्वाइनस पोजीशन है, पंजों पे चलना इक्वाइनस पोजीशन है। काइफोसिस कहते हैं फॉरवर्ड फ्लेक्शन को, काइफोसिस कहते हैं फॉरवर्ड। काइफोटिक किसेज हिज नीज, मतलब झुका होता है सामने को, हंच बैक डिफॉर्मिटी होती है। लॉर्डोसिस इसका अपोजिट है। लॉर्डोसिस में एक्सटेंशन होती है बैक पे, एक्सटेंशन आर बेंट ओवर बैकवर्ड डिफॉर्मिटी। इट रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ द लंबर एंड सर्वाइकल स्पाइन। यूजुअली बैक पे और नेक पे, लोअर बैक पे और नेक पे लॉर्डोसिस ही होती है। स्कोलियोसिस कहते हैं कि स्कूल बैग, जैसे बच्चे एक कंधे पे हैवी स्कूल बैग पहन ले तो उसकी स्पाइन जो है वो एस शेप हो जाएगी, एस शेप, ऐसे स्पाइन जो है वो एस शेप हो जाएगी। तो स्कोलियोसिस में जो है ना साइडवेज डिफॉर्मिटी होती है। और जो काइफोसिस है इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड एंटीरियर पोस्टीरियर डिफॉर्मिटी है। और स्कोलियोसिस में मीडियो लैटरल डिफॉर्मिटी है, साइडवेज डिफॉर्मिटी होती है। और लेकिन इसमें वर्टिब्रा की किसी हद तक एक दूसरे के ऊपर रोटेशन भी होती है। अब आ जाए एनाटमी में। ये तो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छी तरह पढ़ी हुई है, लेकिन अ क्विक रिकैप। बोन के एंड्स, ये फॉर एग्जांपल ये टिबिया है फॉर एग्जांपल, तो ये जो है इसकी सेंटर वाला पोर्शन जो है ये है डायफिसिस, कॉर्टिकल भी होता है। ये एंड्स जो हैं ये मेटाफिसिस हैं, ये डायफिसिस है। और यहाँ पे जो है अगर बच्चा ग्रोइंग एज में है, अभी उसकी बोन्स ग्रो कर रही हैं, तो उसमें ग्रोथ प्लेट भी होती है। तो मेटाफिसिस और एपिफिसिस के दरमियान में ग्रोथ प्लेट होती है, दोनों तरफ मेटाफिसिस और एपिफिसिस के दरमियान में ग्रोथ प्लेट होती है और उसके ऊपर एपिफिसिस होती है। और ये क्या है? ग्रोथ प्लेट। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ ग्रोइंग बोन में ग्रोथ प्लेट एक एडिशनल है, बाकी सारी चीज़ें बच्चों में और एडल्ट्स में सेम है। डायफिसिस, मेटाफिसिस, एपिफिसिस ये सेम है। और अगर बच्चा ग्रोइंग एज का है तो उसमें ग्रोथ प्लेट भी होगी, उसको फाइसिस कहते हैं। वो मेटाफिसिस और एपिफिसिस के दरमियान में होती है और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। इट मेक्स या इट अलाउज द बोन टू ग्रो टूवर्ड्स द मेटाफिसिस। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। डायफिसिस, इलोंगेटेड हॉलो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लॉन्ग बोन लोकेटेड बिटवीन द मेटाफिसिस। दो मेटाफिसिस के दरमियान में डायफिसिस होता है। इट इज़ मेड ऑफ कॉम्पैक्ट टिश्यू, कॉम्पैक्ट टिश्यू मतलब कॉर्टिकल टिश्यू की बनी होती है। जो मेटाफिसिस होता है वो स्पॉन्जी टिश्यू होता है, नरम टिश्यू होता है। ये कॉर्टिकल बोन होती है, वहाँ पे स्पॉन्जी बोन होती है। ये कैंसेलस बोन होती है, यहाँ पे कॉर्टिकल बोन होती है, वहाँ पे कैंसेलस बोन होती है। एंड एनक्लोजेज द मेडलरी कैविटी। तो डायफिसिस में मेडलरी कैविटी भी होती है जिसमें से हड्डी का गुदा निकलता है, मेडलरी कैविटी। मेटाफिसिस, ये फ्लेयर्ड एट ईच, जो फ्लेयर्ड पार्ट होता है बोन का, ये जैसे ये फ्लेयर्ड पार्ट है, ये फ्लेयर्ड पार्ट होता है, ये वाला, ये है मेटाफिसिस। ठीक है, फ्लेयर एट ईच एंड बिटवीन डायफिसिस एंड ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट और डायफिसिस के दरमियान में मेटाफिसिस होगा। फिर फाइसिस है, फाइसिस हो गया। एपिफिसिस और मेटाफिसिस के दरमियान में फाइसिस होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द बोन एट विच मेटाफिजियल एंड ऑफ द बोन इज एडेड। तो यहाँ से मेटाफिजियल एंड इसके ऊपर उधर ग्रोथ होती है। इट इज बिटवीन एपिफिसिस एंड मेटाफिसिस। एपिफिसिस एंड लार्ज टर्मिनल पार्ट ऑफ द बोन फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये फारदेस्ट होता है, बोन का आखिरी एंड होता है और दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। मेड ऑफ स्पंजी टिश्यू एंड आर्टिकुलेटिंग विद नेबरिंग बोन्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बोन की दिखाई गई है पिक्चर, ये देखें। ये मेटाफिसिस है, ये एपिफिसिस है, ये डायफिसिस है, ये फिर दूसरी साइड की मेटाफिसिस है और ये इस साइड की एपिफिसिस है। ठीक है, अब फिर फ्रैक्चर्स की जो है ना टाइप्स आ गई। फ्रैक्चर्स कितनी टाइप्स के हो सकते हैं? सॉरी,
फ्रैक्चर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहले आगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, द फ्रैक्चर एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये मिसाल के तौर पर बोन है, तो ये ह्यूमरस का ह्यूमरल हेड है फॉर एग्जांपल, ये नेक है, तो यहाँ पे जो है सीधा फ्रैक्चर हो गया, वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया। और स्पाइरल फ्रैक्चर जो है वो एस शेप फ्रैक्चर होता है, ऐसे एस शेप्ड फ्रैक्चर, मतलब ऐसे स्पाइरल होगा, स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक है। बटरफ्लाई फ्रैक्चर, बटरफ्लाई फ्रैक्चर होता है जिसमें एक ऐसे छोटा सा पीस अलग हो जाता है और वो छोटा सा पीस मोबाइल होता है, यूजली वो पीस कहीं भी जा सकता है, मसल्स में चला जाता है, इधर बटरफ्लाई की तरह, तितली की बटरफ्लाई की तरह उड़ता है, तो इसको कहते हैं बटरफ्लाई फ्रैक्चर। और कम्युनेटेड फ्रैक्चर जिसमें छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, बोन के कचरा हो जाता है जिसको कहें, वो कम्युनेटेड फ्रैक्चर होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स तो आपने एनाटॉमी में पढ़ा ही है कि ये यूजली बच्चों में होता है, जहाँ बोन थोड़ी सी इलास्टिक होती है, सॉफ्ट होती है, एक कॉर्टेक्स ब्रेक होता है, दूसरा कॉर्टेक्स ब्रेक नहीं होता, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सो लेट्स रीड टुगेदर। फ्रैक्चर एट वन एंड ऑफ द बोन काजिंग अ बेंड ऑन द अदर साइड ऑफ द बोन, एक तरफ से बोन फ्रैक्चर होती है, दूसरी तरफ से टूट जाए, बेंड होती है सिर्फ। दिस फ्रैक्चर अकर्स इन यंग व्हेन द बोन इज फ्लेक्सिबल। स्पाइरल फ्रैक्चर इज ट्विस्टेड अलोंग इट्स लॉन्ग एक्सिस, यूजली लॉन्ग एक्सिस में बोन ट्विस्ट होती है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे, ये जैसे ये है, ये यहाँ पे ये फ्रैक्चर ट्विस्टेड फ्रैक्चर है, तो ये स्पाइरल फ्रैक्चर है। बटरफ्लाई फ्रैक्चर में वेज बन जाता है, एक छोटा सा पीस बन जाता है वेज शेप का, जो अराइजिंग फ्रॉम द शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन एट द एपेक्स ऑफ द फोर्स इनपुट, जहाँ पे लगती है फोर्स वहाँ पे एक छोटा पीस बन जाता है और ये पीस यूजली मोबाइल होता है, तो इसको बटरफ्लाई फ्रैक्चर कहते हैं। कम्युनेटेड फ्रैक्चर रिजल्ट्स व्हेन देयर आर 3 और मोर बोन फ्रेगमेंट्स, तो दिस फ्रैक्चर अकर व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द बोन, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट होती है तो कम्युनेटेड फ्रैक्चर होता है। कंप्रेशन फ्रैक्चर्स यूजली वर्टिब्रा में होते हैं, जहाँ पे कैंसैलस बोन होती है और वो कोलैप्स कर जाती है, कोलैप्स ऑफ कैंसैलस बोन। ठीक है। Compression fracture is used to describe a fracture in which cancellous bone collapses and compresses upon itself. This commonly occurs in vertebral bodies following trauma to the spine. Pathological fracture जब पहली ऑलरेडी बोन एबनॉर्मल होती है ड्यू टू ऑस्टियोप्रोसिस और ट्यूमर और रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और वट एवर द रीज़न, लाइक रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, रीनल फेलियर की वजह से, तो ऑलरेडी जो डिजीज्ड बोन होती है उसमें एक नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल से माइनर से ट्रॉमा, माइनर से फोर्स उसमें फ्रैक्चर कॉज कर देती है, उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। दिस इज अ फ्रैक्चर व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ द बोन इज रिड्यूस्ड बाय डिजीज एंड माइनर ट्रॉमा कैन कॉज फ्रैक्चर ऑफ द बोन। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कैन अकर इन ऑस्टियोप्रोसिस, रीनल फेलियर, न्यूप्लेजिया। सिंपल और क्लोज्ड और सिंपल फ्रैक्चर्स, ओपन और कंपाउंड। ओपन फ्रैक्चर्स को कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। सबसे पहले तो क्लोज और ओपन का डिफरेंस आप देख लें। क्लोज फ्रैक्चर वो होता है जिसमें स्किन का ब्रीच नहीं होता। जब फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे फ्रैक्चर एंड्स पे जो ब्लड निकलता है बोन से, वो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ही रहता है, स्किन के अंदर, मतलब अंदर ही रहता है। मसल का डैमेज हो सकता है अंदर, लेकिन स्किन ऊपर से बिल्कुल ठीक होती है। तो जो फ्रैक्चर का हीमाटोमा बनता है वो बाहर नहीं निकलता, वो ब्लड जो है वो बाहर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। और जब स्किन के ऊपर कोई ब्रीच है, और वो ब्रीच, स्किन का ब्रीच डायरेक्टली ओवर द फ्रैक्चर साइट भी हो सकता है या थोड़ा सा उससे अवे भी हो सकता है। शर्त यह है कि अगर जो वो फ्रैक्चर हीमाटोमा बनता है वो बाहर स्किन के जरिए बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये ओपन फ्रैक्चर है। अगर वो बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा तो ये क्लोज फ्रैक्चर है। तो डेफिनेशन ये है ओपन फ्रैक्चर की, व्हेन द फ्रैक्चर हीमाटोमा कम्युनिकेट्स विद द एक्सटीरियर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो ये क्या है, ओपन फ्रैक्चर है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि वो ब्लड के जरिए, उस स्किन ब्रीच के जरिए और ब्लड के जरिए इन्फेक्शन ट्रैवल करता हुआ फ्रैक्चर एंड तक जा सकता है, और फ्रैक्चर एंड से मिडल कैनाल में जा सकता है और सारे इन्वायरमेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ओपन फ्रैक्चर में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, इसके लिए शर्त ये नहीं है कि सिर्फ स्किन के ऊपर कोई ब्रीच हो। फॉर एग्जांपल एक मैंडिबल का फ्रैक्चर है और वो साथ में म्यूकोजल सरफेस के जरिए माउथ में कम्युनिकेट कर रहा है, और माउथ जो है ना बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ ओरल कैविटी कम्युनिकेट कर रही है, तो ये भी ओपन फ्रैक्चर है। या फॉर एग्जांपल एक पेल्विक फ्रैक्चर है और वो जो है रेक्टम के साथ या वजाइना के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और रेक्टम और वजाइना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो ये भी एक ओपन फ्रैक्चर है। तो ओपन फ्रैक्चर में इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। क्लोज फ्रैक्चर को सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं। दिस इज टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच द बोन इज फ्रैक्चर्ड बट द फ्रैक्चर इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, स्किन ओवर द फ्रैक्चर साइट रिमेन्स इंटैक्ट। ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर इन विच द फ्रैक्चर कम्युनिकेट्स विद द एक्सटीरियर, द स्किन ओवर द फ्रैक्चर साइट इज ब्रीच्ड, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनवायरमेंट कैन गेट एंट्री इनटू द बोन थ्रू दिस वुंड, so antibiotics and tetanus prophylaxis is needed and the bone is usually fixed with external fixator after thorough wash and debridement or other cleaning after cleaning the wound। तो ये हम कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। ये कौन सा फ्रैक्चर है, ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। एक साइड का कॉर्टेक्स ब्रेक है, दूसरी साइड का बेंड है। ये कौन सा फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर है। ये इसमें इतने ज़्यादा पीसेज हैं, ये कम्युनेटेड फ्रैक्चर है। ठीक है। ये सीधा फ्रैक्चर है एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। ये कौन सा है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। ये कंपाउंड लिखा हुआ है, लेकिन कंपाउंड के लिए शर्त यह है कि जो यहाँ से ब्लड यूज़ करेगा वो ब्लड शुड कम्युनिकेट थ्रू स्किन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है।
तो जब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, देखिए यहाँ से लग रहा है कि ये स्किन है और ये बोन इससे बाहर निकली हुई है, तो ये ओपन फ्रैक्चर होगा। ये देखिए वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा को यूजुअली ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसका जो पोस्टीरियर साइड है ये कोलैप्स कर गई है, तो ये जो है वेज फ्रैक्चर है इसका, ये जो है ना वर्टिब्रा का कंप्रेशन फ्रैक्चर है। अब फ्रैक्चर की AO की जो है वो एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है कि हम इसको डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और वो फ्रैक्चर इंटरनेशनली रिकग्नाइज है इसकी ये क्लासिफिकेशन। तो हम इसकी AO की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। AO की जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, इसमें हर बोन को एक नंबर दिया गया है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर लिम्ब टू द लोअर लिम्ब, ह्यूमरस का नंबर है 1, रेडियस अल्ना दोनों का नंबर है 2। फिर पहले लॉन्ग बोन्स को एड्रेस किया गया, फिर शॉर्ट बोन्स को। हम सिर्फ सिंपली लॉन्ग बोन्स को देखेंगे। ह्यूमरस का नंबर 1, फिर रेडियस अल्ना नंबर 2, फिर फीमर नंबर 3, फिर और नीचे आ जाए टिबिया फिबुला नंबर 4। तो इस तरह जो है ना ह्यूमरस नंबर 1 है, ह्यूमरस नंबर 1 है, रेडियस अल्ना नंबर 2 है, फीमर नंबर 3 है और टिबिया फिबुला नंबर 4 है। ठीक है, तो इसी तरह फिर आगे जो है उसके बोन के एंड्स हैं। अगर तो वो प्रॉक्सिमल एंड है उसका नंबर 1 है, मिड एंड है, मिड पार्ट है, पोर्शन है, डायफिसिस है, उसका नंबर 2 है, डिस्टल एंड है बोन का, उसका नंबर 3 है। और इसी तरह जो है फिर फ्रैक्चर का पैटर्न है कि जो है ना अगर सिंपल फ्रैक्चर है उसको A कहेंगे, अगर जो है वो वेज फ्रैक्चर है, बटरफ्लाई फ्रैक्चर है, ये जैसे सिंपल फ्रैक्चर है ये A है, ये देखिए एक बटरफ्लाई बनी हुई है, वेज बना हुआ है ये B है, ये कॉम्प्लेक्स है, कम्युनिटेड है बहुत ज़्यादा, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर ये C है। और ये तो है मिड पोर्शन ऑफ बोन के लिए। अगर एंड्स हैं फिर उसमें देखेंगे एंड्स जो है वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है कि जॉइंट बिल्कुल ठीक है, जॉइंट की सर्फेस तो इन्वॉल्व नहीं है, तो ये A है। अगर जॉइंट की सर्फेस पार्शली इन्वॉल्व है और पार्शली नहीं है, मतलब एक जो जॉइंट का सर्फेस है वो मेन बोन के साथ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट है और एक जो है ना वो पीस अलग हो गया है, तो ये पार्शियल इंट्रा आर्टिकुलर है। और कंप्लीट इंट्रा आर्टिकुलर या कंप्लीट आर्टिकुलर में पूरे के पूरे दोनों जॉइंट की सरफेस जो है उसका मेन बोन के साथ या डायफिसिस के साथ या प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द बोन के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो बीच में फ्रैक्चर होता है। तो ये जो है कंप्लीट आर्टिकुलर है, ये C है। तो अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल कहें कि ह्यूमरस की शैफ्ट का या ह्यूमरस की डायफिसिस का ट्रांसवर्स या सिंपल फ्रैक्चर है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ह्यूमरस के लिए 1, डायफिसिस के लिए 2, सिंपल फ्रैक्चर है A। अगर कोई कहे कि फीमर के डिस्टल एंड का पार्शियल आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, इसको कैसे लिखेंगे? फीमर के लिए नंबर 3, फीमर के लिए नंबर 3, डिस्टल एंड के लिए क्या करेंगे? डिस्टल के लिए C नंबर 3, प्रॉक्सिमल के लिए 1, मिड के लिए 2 और डिस्टल के लिए 3, डिस्टल एंड के लिए फिर 3 और पार्शियल आर्टिकुलर के लिए B, ये वाला B। तो ये इसकी नॉमेनक्लेचर है फ्रैक्चर्स की। तो आगे चलते हैं हम। साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ प्लेट्स। ग्रोथ प्लेट इंजरीज में आ जाए। ग्रोथ प्लेट इंजरीज किन में होंगी? जिनमें ग्रोइंग बोन्स होंगी, मतलब चिल्ड्रन में होंगी या टीनेजर्स में होंगी जिनमें अभी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ग्रोथ प्लेट कहाँ पे होती है? मेटाफिसिस और एपिफिसिस के दरमियान में होती है। ग्रोथ प्लेट कहाँ पे होती है? मेटाफिसिस और ये क्या है? ये मेटाफिसिस है। ये क्या है? ये आगे एपिफिसिस होती है। ये मेटाफिसिस नहीं है, ये एपिफिसिस है। ठीक है, तो इसके दरमियान में ग्रोथ प्लेट होती है। ठीक है, तो इसकी जो है वो निमोनिक साल्टर की ने इसकी क्लासिफिकेशन दी थी और साल्टर के नेम से ही इसका निमोनिक बनता है। ठीक है, इसकी 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं इसकी। तो नंबर 1 टाइप में जो सेपरेशन, इसका निमोनिक है साल्टर S से सेपरेशन, A से अबव, L से लोअर, T से थ्रू एंड थ्रू, R से रिडक्शन या इरेडिकेशन। तो ये जो है ना इसका हम अभी इसको अप्लाई करते हैं। शुरू में जो टाइप 1 है इसमें कंप्लीट फाइजियल फ्रैक्चर विदाउट डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो है वो फ्रैक्चर होता है अबव दी फाइसेस थ्रू इट्स हाइपरट्रॉफिक जोन, मतलब कि जो फाइसेस है उसके थ्रू उसके ऊपर से एक लाइन गुजरती है, सेपरेट कर देती है जो मेटाफिसिस और फाइसेस को। मेटाफिसिस और फाइसेस इसमें सेपरेट हो जाते हैं और इसमें जो है वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। तो ये है टाइप 1। टाइप 2 में जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो फाइसेस की हाइपरट्रॉफिक जोन में से भी गुजरती है और साथ में मेटाफाइसिस में चली जाती है, मेटाफाइसिस में ऊपर की तरफ चली जाती है और इसमें एक ये साथ में छोटा सा मेटाफिजियल पीस भी होता है, इसमें छोटा सा मेटाफिजियल पीस भी होता है। ठीक है, ये भी नीचे जॉइंट की तरफ नहीं आ रही या इसने भी ग्रोथ प्लेट को डैमेज नहीं किया, ऊपर को निकल गया, इसके ऊपर ऊपर चली गई है, तो ये भी ग्रोथ को डिस्टर्ब नहीं करती। टाइप 1 भी ग्रोथ को डिस्टर्ब नहीं करती, टाइप 2 भी ग्रोथ को डिस्टर्ब नहीं करती। टाइप 3 ने देखें, टाइप 3 जो है वो पहले इसके ऊपर से आ रही होती है जैसे टाइप 1 और टाइप 2 थी, फिर ये नीचे की तरफ लोअर, L से लोअर नीचे चली जाती है एपिफिसिस में और इसमें एक एपिफिजियल जो है वो एक पीस बन जाता है। तो ये इसने फाइसिस को डैमेज कर दिया है, तो ये ग्रोथ को डिस्टर्ब कर सकती है।
और टाइप 4 में जो है वो थ्रू एंड थ्रू होती है। इसमें जो है वो मेटाफाइसिस से फ्रैक्चर लाइन स्टार्ट होती है, फाइसिस को क्रॉस करती है और फिर एपीफाइसिस को भी क्रॉस करती है। मतलब थ्रू एंड थ्रू मेटाफाइसिस भी इन्वॉल्व है, फाइसिस भी इन्वॉल्व है, एपीफाइसिस भी इन्वॉल्व है। यहाँ पहले वाले पोर्शन में सिर्फ मेटाफाइसिस और फाइसिस की सेपरेशन थी, दूसरे में मेटाफाइसिस एपीफाइसिस की सेपरेशन थी, साथ में एक मेटाफाइसिस का पीस भी टूट गया था। जो टाइप 3 है इसमें मेटाफाइसिस और फाइसिस की सेपरेशन थी, साथ में एपीफिजियल पीस था। यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू है कि मेटाफाइसिस भी है, फाइसिस भी और एपीफाइसिस भी है। और जो टाइप 4 है ये कंप्रेशन है, मतलब इसमें ये देखें, ये इसकी पहले विड्थ देखें टाइप 1 में कितनी ज़्यादा है फाइसिस की, यहाँ पे देखें ये बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, कंप्रेस हो गई है। इसमें भी जो है वो ग्रोथ इसमें क्रश हो जाती है, बेसिकली जो फाइसिस है क्रश हो जाती है, रैम्ड हो जाती है, क्रश हो जाती है। तो इसमें भी जो है ना फाइजियल डैमेज ज़्यादा होता है और ग्रोथ प्लेट ज़्यादा डैमेज होती है और ग्रोथ रेस्ट का इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो टाइप 1 टाइप 2 में नहीं होता, टाइप 3 में भी नहीं होता, टाइप 3 में, टाइप 4 में, टाइप 5 में जो है ग्रोथ की रेस्ट का रिस्क ज़्यादा होता है। अब आ जाएं कि फ्रैक्चर्स, उसकी क्लासिफिकेशंस तो हमने पढ़ ली। अब फ्रैक्चर्स होते क्यों, काजेज ऑफ फ्रैक्चर्स क्या हैं। सबसे पहले तो जो मेन काज है वो ट्रॉमा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, हिस्ट्री ऑफ फॉल है, गन शॉट इंजरीज हैं। तो सबसे पहले तो जो है वो ट्रॉमा मेन काज है। दूसरा इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स होते हैं ओल्ड एज में यूजुअली, या ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स जो होते हैं तो वो जैसे ही गिरते हैं, हिस्ट्री ऑफ फॉल होती है, या बहुत ज़्यादा अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो तो ज़रा सा वेट उठाया, बिस्तर से उठने लगे या बिस्तर में करवट ली, उसी से फ्रैक्चर हो जाती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स कहते हैं। या एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट है, वो इतना ज़्यादा बोन को यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा जो रिपीटेटिव स्मॉल माइक्रो ट्रॉमास जो है ना वो फ्रैक्चर कॉज करते हैं। एक तो होता है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उसको बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल फोर्स लगी है किसी भी बोन के ऊपर, वो तो फ्रैक्चर कॉज करेगी। दूसरी है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स रिपीटेटिवली जो है ना वो स्ट्राइक करती रहती है, बोन को करती रहती है, तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉज करती है। जैसे फौजी होते हैं वो मार्च कर रहे होते हैं, तो मार्च फ्रैक्चर जो मेटाटार्सल की सेकंड मेटाटार्सल की हेड का या नेक का फ्रैक्चर हो जाता है उसको मार्च फ्रैक्चर कहते हैं, जो कि आर्मी पर्सनल्स में होता है। इसी तरह अगर कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड, एथलीट से रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल बॉडी बिल्डर है, वो बहुत ज़्यादा वेट उठाता है बैक, और जो है ना उसके वर्टिब्रा का कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये भी एक स्ट्रेस फ्रैक्चर है। ठीक है, तो जो रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा की वजह से होते हैं उसको ओवर यूज फ्रैक्चर या जो है ना वो स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, तो इस किसी भी फ्रैक्चर की जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है। जब कोई भी फ्रैक्चर आएगा तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल फीमर का फ्रैक्चर, तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, क्या पेशेंट चलता हुआ हमारे पास आएगा? नहीं, पेशेंट उस लिम्ब पे वेट बेयर नहीं कर सकेगा। तो और वो लिम्ब कैसा होगा, वो लिम्ब की डिफॉर्म्ड लगेगा हमें, अंदर को मुड़ा होगा, बाहर को मुड़ा होगा, अंदर को रोटेट होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगी, शॉर्ट होगा। तो एक तो सबसे पहले वो पेशेंट पेन, शदीद पेन के साथ आएगा, पेन होगी। दूसरा डिफॉर्मिटी नज़र आ रही होगी कि लिम्ब छोटा है, बड़ा है, रोटेटेड है। और तीसरा इनएबिलिटी टू बेयर वेट ऑन दैट लिम्ब, मतलब कि फंक्शन जो उसका है बेयर वेट करना, लिम्ब का, लोअर लिम्ब का फंक्शन है वेट बेयर करना, वो उसके ऊपर वेट बेयर नहीं कर रहा होगा, फंक्शन डिसफंक्शन ऑफ द लिम्ब होगा। तो इसके तीन जो है ना मेन फीचर्स हैं, पेन होगी, डिफॉर्मिटी होगी और डिसफंक्शन होगा। तो हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? इसमें ऑर्थोपेडिक्स में रूल ऑफ 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्लिनिकल असेसमेंट कर लेंगे, उसके बाद हम फिर उसके एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे कैसे करवाएंगे? उसमें रूल ऑफ 2 है कि एक तो 2 व्यूज़ होंगे, एंट्रोपोस्टीरियर और एक एंटीरियर व्यू होगा, एंट्रोपोस्टीरियर होगा, और एक लैटरल व्यू होगा। 2 व्यू होंगे, एपी व्यू और लैटरल व्यू। 2 जॉइंट्स होने चाहिए, जॉइंट अबव और जॉइंट बिलो, क्योंकि कोई भी जब बोन फ्रैक्चर होती है तो उसके डिस्टल, उसका दोनों ऊपर और नीचे वाले जॉइंट में साथ में डिसलोकेशन भी हो सकती है, तो उसके ऊपर और नीचे वाले दोनों जॉइंट्स देखने होते हैं। दोनों लिम्स को दूसरे लिम्ब के साथ कंपेयर करना होता है। ये यूजुअली बच्चों में ज़्यादा होता है, जहाँ पे फाइसिस होती है, तो फाइसिस यूजुअली रेडियोलूसेंट होती है, वो इतनी ज़्यादा डेंस नहीं होती वहाँ पे, तो वो भी फ्रैक्चर की तरह लगती है, रेडियोलूसेंट लाइन होती है फाइसिस जो है, तो वो भी बच्चों में, इसलिए एक्सरे रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसमें हम कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब का भी एक्सरे करवा लेते हैं कंपेरिजन के लिए, या फिर अब तो इंटरनेट पे इतने ज़्यादा एक्सरेज अवेलेबल हैं, एटलेसिस हैं, तो उनके साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो ज़्यादा रेडिएशन अगर एक्सपोजर हम नहीं चाहते तो इंटरनेट से कोई एक्सरे निकाल के हम उसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। तो 2 लिम्स और 2 टाइम्स, अगर कोई भी फ्रैक्चर है और हमने उसको रिड्यूस करना है, उसको मैनेज करना है, चाहे वो हम ऑपरेटिव करें या नॉन ऑपरेटिव करें, तो उस प्रोसीजर से पहले और प्रोसीजर के बाद हम एक्सरे करवाते हैं। तो 2 ओकेजन्स, मतलब 2 व्यूज़ हो गए, 2 जॉइंट्स हो गए, 2 लिम्स हो गए और 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये है रूल ऑफ 2। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर जो है वो अर्ली कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, लेट कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, और आयाट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। 3 टाइप की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसी तरह अर्ली कॉम्प्लिकेशन में कुछ लोकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और कुछ सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। देखें, लोकल कॉम्प्लिकेशन में जहाँ पे ट्रॉमा हुआ, फ्रैक्चर हुआ,
वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो सकता है, वहाँ पे जो है साथ में फ्रैक्चर, या तो फ्रैक्चर के जो एंड्स हैं वो शार्प होते हैं, वो फ्रैक्चर के एंड्स जो है वो न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर को लैसरेट कर सकते हैं, या जो डायरेक्ट ट्रॉमा जिस चीज़ ने फ्रैक्चर कॉज किया है वो न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो जब फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे एक्सेसिव स्वेलिंग होती है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होती है, क्रशिंग होती है, तो वो स्वेलिंग कॉज करती है, तो वो साथ में ब्लड सप्लाई वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर सकती है, उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। जब इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती है कि ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाए, ब्लड सप्लाई जो है ना रुक जाए, तो उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। तो और साथ में अगर वहाँ पे फ्रैक्चर है और साथ में जो है ना वूंड है तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये लोकल कॉम्प्लिकेशंस में एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर क्या क्या हो सकता है, वैस्कुलर इंजरी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई विसरल इंजरी हो सकती है, फॉर एग्जांपल पेल्विक बोन का फ्रैक्चर है, विसरल इंजरी साथ में हो सकती है, ब्लैडर बाउल की इंजरी हो सकती है, डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यूज नर्व्स हो सकता है। हाँ, जॉइंट के पास है कोई भी फ्रैक्चर तो हीमार्थ्रोसिस, जॉइंट के अंदर ब्लड इकट्ठा हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन सकता है जिसको वोकमैन इस्कीमिया भी कहते हैं, कि परफ्यूजन ऑफ द टिश्यू कंप्रोमाइज़ हो जाती है इसमें, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में इन्फेक्शन हो सकता है, ओपन फ्रैक्चर्स में इसका रिस्क होता है। हाँ, फिर अब ये तो लोकल थी, अब आगे सिस्टेमिक में। सिस्टेमिक में जब भी कोई लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होती है, लॉन्ग बोन में क्या होता है, बोन मैरो होता है, जो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा सकते हैं और फैट एम्बोलिज्म करवा सकते हैं। ठीक है, जब भी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर होता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, फीमर में 1 से 1.5 लीटर, 1 लीटर से 1.5 लीटर तक ब्लड लॉस हो सकता है, तो शॉक हो सकता है। ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट यूजली लेटा रहता है। ठीक है, वो चल फिर तो नहीं सकता, तो वो ब्लड जो है वो हाइपर कोएगुलेबल हो जाता है और पल्मोनरी और वीनस जो है वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। कोई भी डिजीज़ जो उसको अंडरलाइंग होती है उसकी एग्जैसरबेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, कोई स्ट्रेस जो है वो, कोई भी एक फ्रैक्चर इटसेल्फ एक स्ट्रेस भी है, तो ये किसी भी डिजीज़ को, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, उसको एग्जैसरबेट कर सकती है। पेशेंट लेटा रहता है तो लेटर रहने से साथ में निमोनिया हो सकता है या लंग की एटलेक्टेसिस हो सकती है। अब फिर ये तो थी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। अब लेट कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट आया, ट्रॉमा हो गया, फ्रैक्चर उसका हो गया, फ्रैक्चर के बाद उसके मैनेज हो गया या उसने मैनेज करवाया या ना करवाया, ऑपरेट हुआ या ना हुआ, तो 6 महीने, 4 महीने, 10 महीने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, भाई हड्डी जुड़ी है या नहीं जुड़ी, जुड़ी है तो सही जुड़ गई है या अभी कच्ची जुड़ी है, या जो है वो गलत जुड़ गई है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जुड़ गई, तो यही कॉम्प्लिकेशन होती है यूजली। साथ में जो है वो अगर कोई न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर डैमेज थी तो वो रिकवर की है या नहीं की। तो आइए पढ़ते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशन में डिलेड यूनियन हो सकती है। एक तो होता है टाइम फ्रेम के 3 महीने में यूनियन होती है, हमें पता होता है कि ये बोन 3 महीने में जुड़ती है, ये 6 महीने में जुड़ती है, ये 1.5 महीने में जुड़ती है। तो इसी तरह देखेंगे कि जो लोकल है लेट कॉम्प्लिकेशन की, जो लोकल चीज़ें हैं जो एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर होनी चाहिए वो यूनियन है, उसमें डिलेड यूनियन। अगर जो एक्सपेक्टेड टाइम पे बोन यूनाइट नहीं हुई तो उसको डिलेड यूनियन कहते हैं, और अगर बिल्कुल बोन यूनियन उसकी हुई नहीं है, 9 मंथ्स जब गुजर जाएं और बोन ना जुड़े तो उसको नॉन यूनियन कहते हैं। ठीक है, मेल यूनियन, बोन जुड़ गई है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी जुड़ गई है, मतलब जिस तरह जो उसका नॉर्मल अलाइनमेंट थी, जो उसका नॉर्मल एनाटॉमिकल और मैकेनिकल एक्सिस था, वो उस एक्सिस पे नहीं जुड़ी, टेढ़ी मेढ़ी जुड़ गई है, एंगुलेशन है, रोटेशन है, मेल अलाइनमेंट है फ्रैक्चर साइट पे, लेकिन जुड़ गई है, तो जॉइंट स्टिफनेस होती है, हो सकती है। जब यूजली फ्रैक्चर होता है और उसको हमने इंटरनली फिक्स नहीं किया और पेशेंट जो है वो पड़ा रहा, लिंक को लेके पड़ा रहा, तो मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, क्योंकि जब फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर को फिक्स करना होता है, उसको स्टेबल करना होता है, रिड्यूस करना होता है, स्टेबल करना होता है, जो उसके ऊपर और नीचे के जॉइंट होते हैं उसकी फिजियोथेरेपी करवानी होती है ताकि जॉइंट स्टिफ ना हो। अगर पेशेंट जो है उसने फ्रैक्चर की फिक्सेशन अच्छी नहीं थी या उसने फिजियोथेरेपी प्रॉपर नहीं की तो उसके जो जॉइंट हैं वो स्टिफ हो सकते हैं, क्योंकि उसने फिजियोथेरेपी नहीं की। 3 महीने तक फिजियोथेरेपी नहीं करेगा तो जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे। तो बाकी जो है वो कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्चर हुआ, वो एक लिम्ब को लेके एक खास पोजीशन में लेके पड़ा रहा और उसने फिजियोथेरेपी उसकी नहीं की, तो उसी पोजीशन में कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा, तो फिर बाद में उसको फिजियोथेरेपी के जरिए कॉन्ट्रैक्चर को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस बन सकती है। जब मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस कहते हैं कि जो मसल में बोन बन जाती है, एक्सेसिव बोन बन जाती है, उसको हाइपरट्रॉफिक ऑसिफिकेशन कहते हैं, और मायोसाइटिस मसल में बोन बन जाती है। जब ट्रॉमा होता है तो मसल भी डैमेज होता है, जो बोन के साथ मसल लगा होता है वो भी डैमेज होता है, और जब कैलस बन रहा होता है, बोन की दोबारा से यूनियन होने लगती है, कैलस बन रहा होता है, वो कैलस मसल में भी बन जाता है, तो उसको मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस कहते हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं कि जब बोन की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाए और बोन आहिस्ता आहिस्ता रिजॉर्ब होने लग जाए, जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, ब्लड सप्लाई उसकी खत्म हो जाएगी, तो उसकी नेक्रोसिस होने लग जाएगी, तो उसको कहते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। एल्गो डिस्ट्रॉफी, जिसको सूडेक एट्रॉफी भी कहते हैं, जब कोई फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट यूजली फिजियोथेरेपी नहीं करता तो डिसयूज एट्रॉफी होने लग जाती है, और साथ में जब डिसयूज एट्रॉफी हो रही होती है तो सिंपैथेटिक ओवर डिस्चार्ज होता है, तो रेड शाइनी स्किन भी साथ में होती है जो कि पेनफुल होती है, तो पेनफुल डिसयूज एट्रॉफी जो होती है उसको सूडेक कहते हैं। साथ में सूडेक से एस से सूडेक और एस से सिंपैथेटिक, तो इसमें साथ में सिंपैथेटिक डिस्चार्ज भी होता है और रेड शाइनी स्किन होती है।
ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है, वही जो ओपन फ्रैक्चर है, इन्फेक्शन जो है थ्रू वूंड बोन की मिडलरी कैविटी में चला गया और वहाँ से इन्फेक्शन हो गया, तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है। ग्रोथ डिस्टर्बेंस अगर जो है फाइसिस साथ में डैमेज हो गई है, तो हमने पढ़ा है कि जो फाइजियल इंजरी की टाइप 3, 4 और 5 टाइप्स हैं, वो ग्रोथ डिस्टर्बेंस और डिफॉर्मिटी काज करवाती हैं। तो ये तो थी लोकल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। कुछ थी कि बोन की इटसेल्फ बोन की यूनियन नहीं हुई, अगर हुई है तो ठीक नहीं हुई, मेल यूनियन हुई है, या अभी हो रही है डिलेड यूनियन है। अगर फ्रैक्चर जो है प्रॉपर्ली हमने उसकी फिजियोथेरेपी नहीं कराई तो जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं। अगर ट्रॉमा ज़्यादा सीवियर था, मसल साथ में क्रशिंग है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हो सकती है। अगर बोन की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो गई है तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है। अगर पेशेंट ने फिजियोथेरेपी प्रॉपर नहीं की तो सूडिक एट्रोफी हो सकती है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है। अगर ग्रोथ प्लेट डैमेज हो गई है तो ग्रोथ डिस्टर्बेंस या डिफॉर्मिटी हो सकती है। अब सिस्टेमिक क्या है? अगर बहुत ज़्यादा क्रशिंग थी स्किन की तो गैंग्रीन हो सकती है, या ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर हुआ और साथ में पोप्लिटल आर्टरी डैमेज हो गई जो कि रिपेयरेबल नहीं थी और पूरी लोअर लिम्ब की गैंग्रीन हो गई, इस लेग की गैंग्रीन हो गई साथ में, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर था। टेटनस हो सकता है, हाँ इन्फेक्शन सेप्टिसीमिया हो सकता है। फियर ऑफ मोबिलाइजिंग, जब जो पेशेंट को ट्रॉमा होता है, फ्रैक्चर होता है, तो यूजली पेशेंट डरा हुआ होता है, वो मोबिलाइज करता ही नहीं है, कहीं हड्डी ना हिल जाए, हड्डी जुड़े ना फिर, इसलिए जो है ना वो लिम्ब को चाहे ऑपरेशन भी हो जाए उसके बाद भी मोस्टली पेशेंट के जहन में फियर होता है कि जो है ना अगर हम हड्डी मूव करेंगे जॉइंट्स को तो कहीं फ्रैक्चर हिल ना जाए हमारी हड्डी और जुड़े ना, तो इसलिए जो है ना वो प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करते, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्चर्स और साथ में जो है ना सूडिक एट्रोफी, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके साथ देखने को मिलती हैं हमें। हाँ, और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज भी पार्शियल आर्टिकुलर या इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है और वो वहाँ पे हमने प्रॉपर्ली उसको रिस्टोर नहीं किया उस फ्रैक्चर को, तो जब जॉइंट बाद में मूव करेगा विद एवरी मूवमेंट ऑफ द जॉइंट देयर विल बी सम फ्रिक्शन और रबिंग, क्योंकि शुरू में तो आर्टिकुलर कार्टिलेज बिल्कुल स्मूथ होती है और उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होती। जब फ्रैक्चर हो जाएगा और जो है ना उसके एजेस जो है वो रफ हो जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर होंगे, डिस्प्लेस्ड होगी आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो फिर जो है ना जॉइंट जब मूव करेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन होगी, तो वो इन द लॉन्ग रन जो है ना वो डीजनरेटिव चेंजेस उसमें आ जाती हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। तो लॉन्ग रन में अगर इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर है तो लॉन्ग रन में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। अब आयोट्रोजेनिक जो है वो क्या हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस फ्रैक्चर की? ये आयोट्रोजेनिक का मतलब है कि वो डॉक्टर के पास आया है, डॉक्टर ने उसको मैनेज किया है, तो मैनेजमेंट के कुछ दरमियान, मैनेजमेंट के दौरान हो सकती है, कुछ मैनेजमेंट के बाद हो सकती हैं। आयोट्रोजेनिक का मतलब है कि जो ट्रीटमेंट इंड्यूस्ड है, डॉक्टर इंड्यूस्ड है, वो क्या क्या है? अगर हमने फ्रैक्चर को नॉन ऑपरेटिवली मैनेज किया है, कास्ट हमने किया है जिसको पीओपी कहते हैं, जिसको प्लस्तर कहते हैं। अगर हमने पेशेंट को कास्ट लगाई है और कास्ट कहीं पे ज़्यादा टाइट हो गई है, उसने ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ कर दिया है या आर्टरी को कंप्रेस कर दिया है, तो वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम कर देगी। ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। हाँ, अगर कहीं पे प्लस्तर है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया स्किन के साथ, तो वो प्रेशर अल्सर काज कर सकता है। हाँ, जब प्लस्तर हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसको भिगो के, गीला करके, वेट करके फिर उसको मोल्ड करते हैं, और जब वो ड्राई हो रहा होता है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो जो हीट होती है वो भी बर्न कर सकती है। इसलिए हम जिप्सोना पीओपी के नीचे कॉटन लगाते हैं ताकि जिप्सोना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बॉडी के साथ, स्किन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना हो। और ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स हो सकती है जिसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। हाँ, दूसरा मैनेजमेंट का तरीका है ट्रैक्शन। हम कोई भी पेशेंट आता है तो ट्रैक्शन जो है वो एज अ डेफिनेट ट्रीटमेंट भी हो सकती है कुछ पेशेंट्स में जो एनेस्थीसिया के लिए, ऑपरेशन के लिए फिट नहीं होते, या मोस्टली जो है ये एक टेम्परेरी मेजर के तौर पे लगाई जाती है। जैसे पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो हम ट्रैक्शन लगा देते हैं ताकि मसल्स के पुल की वजह से बोन का ओवरलैप ना हो। तो ट्रैक्शन जो है वो पेशेंट को मोबिलाइज नहीं होने देती। जब पेशेंट के साथ ट्रैक्शन लगा देंगे और वेट हैंग कर देंगे तो पेशेंट मोबिलाइज नहीं हो सकेगा, तो जो है ना एडिशनल मसल वेस्टिंग और वीकनेस काज करती है। अगर ट्रैक्शन लंबे अरसे के लिए लगी रहे और पेशेंट जो है वो लिम्ब की मूव नहीं कर सकता, लिम्ब को मूव नहीं कर सक रहा, तो डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी, तो उसको जो है ना इमोबिलाइज रहने की वजह से। और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? प्रेशर अल्सर्स, पेशेंट लेटा हुआ है एक ही जगह पे, उसकी वजह से भी। और दूसरा ट्रैक्शन भी दो टाइप की होती हैं। स्केलेटल ट्रैक्शन जो कि हड्डी में से, बोन में से पिन क्रॉस करके, पिन वायर गुजार के उसके साथ वेट हैंग किया जाता है। दूसरा यह है कि लेग के साथ अराउंड एक हम बेल्ट बांधते हैं और उस बेल्ट के साथ वेट हैंग कर देते हैं। तो जब वेट हैंग करते हैं तो जो बेल्ट होता है वो प्रेशर डाल रहा होता है लेग की स्किन के ऊपर, तो ये जो स्किन के ऊपर जो वेट का जो है ना प्रेशर आता है, वो प्रेशर भी जो है वो अल्सर काज कर सकता है। दूसरा, पेशेंट चूंकि लेटा हुआ है, निमोनिया हो सकता है। तीसरा जो है वो यूजली पेशेंट जो है वो वॉशरूम नहीं जा सकते तो इनको फोलिस डला होता है, तो ये यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। या जो है वो कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें शियाटिक नर्व इंजर होगी, फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हिप थी, उसमें शियाटिक नर्व डैमेज हो गई, तो शियाटिक नर्व डैमेज हुई तो उसमें फुट जो है वो ग्रेविटी की वजह से प्लांटर फ्लेक्स पड़ा रहता है, और वो प्लांटर फ्लेक्स फुट जो है वहाँ पे पड़े 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 जो है ना वो कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है, वहीं पे मसल जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, तो वो परमानेंट फुट ड्रॉप कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है। प्रोनियल नर्व पाल्सी हो सकती है। प्रोनियल नर्व जब हम ट्रैक्शन जब अप्लाई करते हैं तो ट्रैक्शन अप्लाई करने की वजह से जब पिन डाल रहे होते हैं
ट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए, तो वो हम प्रॉक्सिमल टिबिया में डालते हैं, तो वहाँ से जो है ना वो पिन डालते फिर पेरोनियल नर्व डैमेज हो सकती है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा वेट हम अप्लाई कर देते हैं किसी पेशेंट के जो है ना, ज़्यादा वेट अप्लाई उसके वजन के हिसाब से वैसे तो वेट अप्लाई करना होता है, लेकिन अगर गलती से किसी पेशेंट के लिए ज़्यादा वेट अप्लाई कर दिया और ज़्यादा देर के लिए रहा तो वो जो है ना स्ट्रेच पड़ती है शैटिक नर्व के ऊपर, तो शैटिक नर्व इस तरह भी डैमेज हो सकती है। तो जहाँ पे पिन डाली है वो पिन ट्रैक इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है, लेटे लेटे जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। आगे आ जाए। अब यूनियन, डिलेड यूनियन और मेल यूनियन क्या है? नॉन यूनियन, डिलेड यूनियन और मेल यूनियन। जो नॉन यूनियन है, जब नो साइन ऑफ हीलिंग हो, 3 to 6 मंथ्स गुजर जाए, नो साइन ऑफ यूनियन हो, नॉन यूनियन है। वैसे जो इसकी WHO की क्लास डेफिनेशन है उसमें 9 मंथ्स है, लेकिन यहाँ पे 3 to 6 मंथ्स लिखे हुए हैं, चलें 6 मंथ्स ले लें, बेले में भी 6 मंथ्स लिखे हुए हैं, चलें। नॉन यूनियन इज़ वन एंड पॉइंट ऑफ डिलेड यूनियन। डिलेड यूनियन में एक एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट चल रहा होता है। जब डिलेड यूनियन कहते हैं जो एक्सपेक्टेड से डिलेड हो यूनियन, एक्सपेक्टेड से लेट हो, उसको डिलेड यूनियन कहते हैं। और जब डिलेड यूनियन का वेट खत्म हो जाए तो फिर वो नॉन यूनियन में चली जाती है। मेल यूनियन होती है जब यूनियन हो जाए लेकिन वो रोटेशन में हो या एंगुलेटेड हो या जो है वो मेल अलाइंड हो। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये एक बोन का पीस है, फ्रेगमेंट है, ये दूसरा बोन का फ्रेगमेंट है, और इनकी यहाँ पे यूनियन हो गई है, तो ये है फॉर एग्जांपल फीमर, ठीक है। तो लेकिन फीमर में ये यूनियन हो जाए और ये एंगल बन रहा है, हालांकि एंगल ऐसे नहीं होता, तो ये मेल यूनाइटेड फ्रैक्चर होगा, ठीक है। occurs when the bone fragments join in an unsatisfactory position due to insufficient reduction and may lead to deformity। इसमें deformity होती है। delayed union कहते हैं is the condition when which bone healing takes longer than the expected time। longer than the expected time delayed union है। इसका end point क्या होगा? non union। अगर union हो, delayed union में भी convert हो सकती है, और अगर वो union में नहीं होती तो फिर वो non union में चली जाएगी। और mal union जो है उसमें union हो जाती है लेकिन position unsatisfactory होती है। non union delayed union की क्या causes हैं? सबसे ज़्यादा जो नॉन यूनियन की काज है वो ब्लड सप्लाई का कंप्रोमाइज़ होना है, और दूसरा इन्फेक्शन है। जब ब्लड सप्लाई किस तरह कंप्रोमाइज़ हो सकती है? एक तो जो है फ्रैक्चर जब हुआ वहाँ पे जो है ना जो आर्टरीज थी वही डैमेज हो गई। दूसरा ये है कि सॉफ्ट टिश्यू जो है वो इतना ज़्यादा डैमेज था क्योंकि बोन की ब्लड सप्लाई मोस्टली पेरियोस्टियम से आती है, और पेरियोस्टियम ओवरलाइंग मसल से जो है ना, मसल से और साथ में जो है ना पेरियोस्टियल वेसल से जो है ब्लड सप्लाई ले रही होती है। जब सॉफ्ट टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा होता है तो बोन की ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज़ होती है, तो वो भी फ्रैक्चर हीलिंग में प्रॉब्लम करती है। या जो है ना डायरेक्टली कोई आर्टरी, मेजर आर्टरी डैमेज हो गई थी, वो भी ब्लड सप्लाई में कंप्रोमाइज़ करेगी, हीलिंग में कंप्रोमाइज़ करेगी। या जो है इन्फेक्शन हो गया वो भी हीलिंग में कंप्रोमाइज़ करेगा हीलिंग को। तो काजेज़ क्या हैं? सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इन्फेक्शन, इनसफिशिएंट सप्लिंटेज। हाँ, जब हम फ्रैक्चर को रिड्यूस करते हैं तो वहाँ पे हमने उसको रिजिडली होल्ड करके रखना होता है ताकि फ्रैक्चर एंड्स के दरमियान में कोई मूवमेंट ना हो। अगर मूवमेंट होती रहेगी तो फ्रैक्चर सही तरह यूनियन नहीं होगी, उसकी डिलेड यूनियन होगी, वो नॉन यूनियन में चला जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेसिव ट्रैक्शन, अगर हमने ट्रैक्शन के जरिए मेंटेन किया था फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करके रखना, सोचा था कि ट्रैक्शन लगा के उसके एज अ डेफिनेटिव मेजर, तो ट्रैक्शन हमने ज़्यादा लगा दी तो फ्रैक्चर के एंड्स के दरमियान गैप आ गया, तो यूनियन कैसे होगी? जबकि दो फ्रैक्चर के एंड्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ अपोज्ड होने चाहिए। जब वो एक दूसरे के साथ अपोज नहीं होंगे, गैप होगा, उनमें डिस्ट्रैक्शन होगी, तो एक्सेसिव ट्रैक्शन की वजह से तो वो नॉन यूनियन में जाएंगे। हाँ, अगर जो है ना हमने फ्रैक्चर को जब ओपन करके प्लेट लगाते हैं या ओपन करके उसको फ्रैक्चर को फिक्स करते हैं तो फिर तो हम बोन के एंड्स को एंड टू एंड उसकी 100% अपोजिशन अचीव करते हैं। लेकिन अगर जो है हमने क्लोज्ड उसको मैनिपुलेट करके रिड्यूस किया है और उसके फ्रैक्चर के एंड्स के दरमियान में मसल जो है वो आ गया है, इंटरपोज हो गया है, तो वो मसल जो है वो यूनियन नहीं होने देगा, क्योंकि यूनियन बोन टू बोन होती है, बोन टू मसल यूनियन नहीं होती। तो अगर इंटरपोजिशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द बोन हो जाए तो ये भी नॉन यूनियन में बोन को ले जाएगा। प्रेजेंटेशन क्या होगी नॉन यूनियन या डिलेड यूनियन की? नॉन यूनियन, जब यूनियन हो जाती है तो फ्रैक्चर साइट पे पेन गायब हो जाता है, फ्रैक्चर साइट पे पेन खत्म हो जाता है और पेशेंट जो है वो वेट बेयर कर सकता है। लेकिन जब यूनियन नहीं होगी तो पेशेंट प्रॉपर्ली वेट बेयर नहीं कर सकेगा। अगर वो वेट बेयर करेगा तो पेन होगा उसको, ठीक है, और वहाँ पे डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। और जो क्योंकि वहाँ पे सही तरह यूनियन नहीं हुई तो जो जॉइंट्स है ऊपर और नीचे के उनकी मूवमेंट्स भी प्रॉपर नहीं कर पाएगा वो। प्रेजेंटेशन क्या होगी? पेशेंट यूजली प्रेजेंट्स विद पेन, डिसफंक्शन ऑफ द लिम्ब, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अराउंड द फ्रैक्चर साइट। डिसफंक्शन का मतलब वो वेट बेयर नहीं कर पाएगा, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होंगे क्योंकि वो ऊपर और नीचे के जॉइंट्स को मूव नहीं प्रॉपर कर पाएगा, और पेन होगा, ठीक है। जब यूनियन होगी तो ये तीनों चीज़ें गायब हो जाती हैं। इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो हम एक्सरे करवाते हैं और उसमें हम कैलस देखते हैं। जब मोस्टली जो सेकेंडरी टाइप ऑफ हीलिंग होती है मोस्टली मेथड्स ऑफ यूनियन में, तो इसमें जो है ना पहले कैलस बनता है और फिर बोन बनती है। एब्सेंस ऑफ कैलस एंड पॉइंटेड एंड्स ऑफ द बोन नॉन यूनियन को शो करेंगे। जब यूनियन हो रही होती है तो कैलस भर जाता है और वो जो पॉइंटेड एंड्स जो होते हैं फ्रैक्चर एंड्स वो सही तरह नज़र नहीं आते, एक होमोजेनियस ऐसे लाइक अ क्लाउड, हमें जो है ना स्नो स्टॉर्म क्लाउड की तरह जो है ना कैलस नज़र आ रहा होता है, तो वो जो पॉइंटेड एंड्स है वो नज़र नहीं आ रहे होते जब यूनियन हो रही होती है। जब नहीं हो रही होती तो वो पॉइंटेड एंड्स वैसे के वैसे नजर आएंगे जैसे फ्रेश ट्रॉमा, फ्रेश फ्रैक्चर हो।
मैनेजमेंट इसकी क्या है, अगर डिलेड यूनियन है तो एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट है कि अभी थोड़ा सा और वेट करें कि यूनियन हो जाए। अगर मेल यूनियन है, फिर मेल यूनियन में हम देखेंगे कि कौन सी बोन है और कितनी ज़्यादा मेल यूनियन है। मेल यूनियन यही है ना कि एंगुलेशन हो गई है फ्रैक्चर साइड पे, फिर हम देखेंगे कि कितनी ज़्यादा एंगुलेशन है। अगर तो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में आती है फिर तो हम उसको लेके चलेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मेल यूनियन इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट की फंक्शनल आउटकम के साथ इंटरफेयर कर रही है, तो फिर हम जो जहाँ पे यूनियन हुई है उसको हम ब्रेक करेंगे, डिसिपेट करेंगे उसको, फिर हम दोबारा इसको रिड्यूस करेंगे और फिक्स करेंगे। तो मेल यूनियन में हम क्या करते हैं, ट्रीटेड बाय डिसिपेशन, रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। नॉन यूनियन है तो उसको क्या करेंगे, नॉन यूनियन है तो उसको फिर दोबारा फिक्स करेंगे, साथ में बोन ग्राफ्ट डालेंगे। नॉन यूनियन है उसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं, नॉन यूनियन को सर्जिकली ट्रीट करते हैं, मेल यूनियन को सर्जिकली ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर मेल यूनियन एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया में आ रही हो तो उसी के साथ चलते हैं, उसको ट्रीटमेंट सर्जरी उसकी नहीं करते। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा एंगुलेटेड है या बहुत ज़्यादा रोटेटेड है तो फिर हम उसको ऑपरेट करते हैं। और नॉन यूनियन को हमेशा जो है वो ऑपरेट करते हैं, सर्जिकली ऑपरेट करते हैं, इसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, फ्रैक्चर को हम ओपन करते हैं, दोनों जो एंड्स होते हैं वो स्क्लेरोज्ड हो चुके होते हैं, जो एंड्स होते हैं उसमें जुड़ने की सलाहियत नहीं बची होती, उसको हम फ्रेश करते हैं, ट्रिम करते हैं। जो दोनों एंड्स होते हैं बोन के उनको हम ट्रिम करते हैं, जो फ्रैक्चर गैप होता है उनको करीब ला के एंड टू एंड बिल्कुल एक दूसरे के साथ करीब लेके आते हैं, ब्रिज करते हैं और रिजिड फिक्सेशन करते हैं, और साथ में फ्रेश बोन ग्राफ्ट डालते हैं जो कि हम आइए क्रस से ले सकते हैं, प्रॉक्सिमल टिबिया से, फिबुला वगैरह से ले सकते हैं। ये फ्रेश बोन होती है और इसमें हीलिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये हम फ्रैक्चर साइड पर डालते हैं, तो इससे जो है फ्रैक्चर के यूनियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉन यूनियन में रीऑपरेट करते हैं, सर्जरी करते हैं और साथ में बोन ग्राफ्ट डालते हैं, जो एजेस होते हैं बोन के उनको ट्रिम करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट में सबसे पहले तो वो ATLS है। पेशेंट आएगा, ट्रॉमा जो है, ट्रॉमा के जो प्रोटोकॉल है वही सबसे पहले तो अप्लाई करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ABC वगैरह उसकी देखेंगे। फिर जो है उसके बाद हम लोकल जब आएंगे एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर, वहाँ पे जो है ना फिर हम एनाल्जेसिया देंगे पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स देंगे अगर ओपन है, टेटनस प्रोफिलैक्सिस देंगे अगर ओपन फ्रैक्चर है तो, ठीक है। फिर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट, उसमें जो है ना 3 है, रिड्यूस, होल्ड, मूव। रिड्यूस, होल्ड, मूव। रिड्यूस को रिडक्शन लिखा हुआ है, होल्ड को होल्ड के तरीके से, होल्ड को स्टेबलाइज लिखा हुआ है या फिक्स करना लिखा हुआ है, रिड्यूस, होल्ड, फिर मूव। मूव को इसमें रिहेबिलिटेट लिखा हुआ है। सबसे पहले जो फ्रैक्चर होगा उसको हम रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन की आगे डिटेल पढ़ेंगे, रिड्यूस करने के कौन कौन से तरीके हैं। फिर होल्ड करेंगे, उसको रिड्यूस कर दिया तो वहीं पे होल्ड करेंगे ताकि वो दोबारा से जो है ना फ्रैक्चर जो है डिस्प्लेस ना हो जाए। तो फिर उसको होल्ड करने के फिर आगे फर्दर मेथड्स हैं कि होल्ड हम कैसे कर सकते हैं, नॉन ऑपरेटिव तरीके होल्ड करने के क्या हैं, ऑपरेटिव तरीके होल्ड करने के क्या क्या हैं। फिर आगे रिहेबिलिटेट है, मूव है, रिहेबिलिटेशन है, ठीक है, वो फिजियोथेरेपी है। तो ज़्यादा डिटेल जो होगी वो रिड्यूस की होगी, और रिड्यूस के बाद जो सबसे ज़्यादा डिटेल होगी वो होल्ड करने की होगी कि होल्ड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। रिड्यूस करने के 2 ही मेन मेथड हैं, ओपन और क्लोज रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन के 2 ही मेथड है, ओपन और क्लोज रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में क्या करते हैं, ओपन रिडक्शन में स्किन के ऊपर इंसिजन देते हैं, उसके बाद जो है वो फ्रैक्चर तक जाते हैं, मसल्स को रिट्रैक्ट करते हैं, बोन एंड्स को, फ्रैक्चर एंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रैक्चर एंड्स को जो है ना वो करीब लेके आते हैं, रिड्यूस करते हैं और उसको फिक्स करते हैं होल्ड करने के लिए। फिक्स करने के फिर आगे मेथड्स हैं, क्या क्या हैं, प्लेट अप्लाई करेंगे, स्क्रूज अप्लाई कर सकते हैं, के वायर्स अप्लाई कर सकते हैं या उसके अंदर नेल डाल सकते हैं, ये होल्ड करने के मेथड है। ये मतलब ओपन रिडक्शन है, मतलब बाई एक्सपोजिंग द बोन एंड डायरेक्टली रिड्यूसिंग इट अंडर वीएन, ये है ओपन रिडक्शन, ठीक है। क्लोज रिडक्शन में हम इंसिजन नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो ह्यूमरस का फ्रैक्चर है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी ट्रैक्शन देंगे और दोनों हाथों से उसको मीडियो लेटरल या एंट्रोपोस्टीरियर जो उसके फ्रैक्चर जिस तरफ डिस्प्लेस हैं उसको पैल्पेट करके उसको उसी डायरेक्शन में हम प्रेशर अप्लाई करके रिड्यूस कर लेते हैं। तो यह है क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन मैनिपुलेटिव रिडक्शन है, दैट फ्रैक्चर इज नॉट ओपन एंड फ्रैक्चर इज रिड्यूस बाय ट्रैक्शन एंड रोटेशन, ठीक है। तो ये है क्लोज रिडक्शन। इंडिकेशन ऑफ ओपन रिडक्शन क्या है और इंडिकेशन ऑफ क्लोज रिडक्शन क्या है। क्लोज यूजुअली हमारी कोशिश होती है क्लोज रिडक्शन ही करें। ओपन रिडक्शन की क्या है, जब फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर होगा तो हमें ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर है, हमने साथ में वूंड को वॉश करना है, वूंड को डिब्राइड करना है, सर्जरी तो कर ही रहे हैं तो फिर उसको हम ओपन ही रिड्यूस करेंगे, ठीक है। जब क्लोज रिडक्शन फेल हो चुकी हो तो भी ओपन रिडक्शन करनी पड़ती है। हाँ, जब इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स हों, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स में हमें 100% रिडक्शन चाहिए होती है, बाकी फ्रैक्चर्स में हमें सिर्फ एक अलाइनमेंट चाहिए होती है, मैकेनिकल एक्सेस हमने रिस्टोर करना होता है, 100% एनाटॉमिकल रिडक्शन नहीं चाहिए होती। फ्रैक्चर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन जहाँ जॉइंट की बात आती है तो वहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज 100% रिड्यूस होनी चाहिए। अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज में स्टेप है 2 mm से ज़्यादा का स्टेप है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद ईच मूवमेंट ऑफ द जॉइंट सर्फेसेज रब विद ईच अदर, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस फ्रिक्शन लीड्स टू इन द लॉन्ग रन
लीड्स टू डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हमें आर्टिकुलर सरफेस को 100% रिड्यूस करना होता है। तो वो 100% रिड्यूस क्लोज मेथड से तो हो नहीं सकती, तो फिर हम ओपन मेथड से करते हैं। तो जहाँ इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर होगा तो वहाँ भी यूजुअली डिस्प्लेस्ड इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर होगा। अगर डिस्प्लेस्ड ही नहीं है तो फिर तो ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर डिस्प्लेस्ड इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर है तो फिर हम ओपन रिडक्शन करते हैं। ठीक हो गया। ये एक तस्वीर दिखाई हुई है, ये एडक्टर मैग्नस लगा हुआ है, ये शेफ्ट ऑफ फीमर का डायफिसिस का फ्रैक्चर है फीमर की। तो जो एडक्टर मैग्नस है इसने डिस्टल एंड को एडक्ट कर दिया है, अंदर की तरफ मूव कराया है और साथ में प्रॉक्सिमली पुल कर लिया है। प्रॉक्सिमल मसल्स की पुल की वजह से जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो ओवरलैप कर गया है प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट के ऊपर, तो ये ओवरलैप है। तो इसीलिए हम जो है ना ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे टिबियल यहाँ पे पिन पास करेंगे और वेट हैंग कर देंगे ताकि जो है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें, शॉर्टन ना हो। ठीक है, तो इसलिए ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं टू काउंटर दी पुल ऑफ द प्रॉक्सिमल मसल्स। Why reduction needed? Whenever there is a fracture of bone, the fracture segment of the bone may be displaced. डिस्प्लेसमेंट किस तरह की हो सकती है? ट्रांसलेशन हो सकती है, एंगुलेशन हो सकती है, ओवरलैपिंग हो सकती है। सो दिस डिस्प्लेसमेंट हैज़ टू बी रिड्यूस। दिस डिस्प्लेसमेंट अकर्स बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स एंड टेंडन्स, जो भी हमने तस्वीर में देखा है। वैन देयर इज फ्रैक्चर द अटैच्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल the broken pieces of the bone and it can result in overlapping translation and angulation of the broken fragments as shown in the diagram above। जो हमने तस्वीर में देखा है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे आगे स्टेबलाइजेशन फिक्सेशन। अब तो रिड्यूस के तो हमने देख लिया, रिड्यूस तो हमने देख लिया कि रिड्यूस करने के कौन कौन से दो मेथड है, ओपन रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन। ठीक है, यूजली हम क्लोज रिडक्शन करते हैं। ओपन रिडक्शन कब कब करनी पड़ती है? जब ओपन फ्रैक्चर होगा, जब डिस्प्लेस्ड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होगा, जब क्लोज रिडक्शन फेल हो जाए। ठीक है, ओपन रिडक्शन हम तब करते हैं। फिर हम स्टेबल करेंगे। रिड्यूस तो हमने कर लिया, रिड्यूस करके छोड़ तो नहीं देना, वो दोबारा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसको हमने स्टेबल करना है। ठीक है, स्टेबल करने के क्या क्या तरीके हैं? स्टेबल करने के लिए अगर हमने क्लोज रिड्यूस किया है तो हम बैक स्लैब लगा देते हैं जिसको स्प्लिट कहते हैं। जिप्सोना की एक प्लास्टर पेरिस की एक पट्टी बनाते हैं, उसको बैंडेज के साथ बांध देते हैं। या 1122 वाले जैसे जो है ना लकड़ी की एक पट्टी लेके आते हैं, उसने जो है ना उसके साथ पट्टी के साथ वो लिम के साथ बांध देते हैं। ये भी एक सप्लिंटी समझ लें, इसको सप्लिंटी होता है ये भी। या फिर जो है ना हम कास्ट अप्लाई कर सकते हैं जिसको पीओपी कहते हैं, जिसको पक्का प्लस्तर कहते हैं। तो वो पक्का प्लस्तर हम पीओपी कास्ट कर देते हैं रिड्यूस करने के बाद। या जो है फिर हम ओपन रिडक्शन की, या हम ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जो है ना मसल्स की पुल को काउंटर करने के लिए ट्रैक्शन वेट लगा रहे, ये भी एक रिड्यूस करने का मेथड है। या जो है फिर हम ओपन रिडक्शन में आ जाएं तो हमने ओपन रिड्यूस किया, हम वहाँ पे स्क्रू लगा सकते हैं, प्लेट लगा सकते हैं, वायर्स डाल सकते हैं, या उसमें से नेल, उसके इंटरमिडलरी कैविटी में से नेल गुजार सकते हैं। तो ये सारे मेथड रिड्यूस होल्ड करके रखने के हैं या स्टेबलाइज करने के हैं, जिसको फिक्सेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम वेरियस जो है ना मेथड्स को अब डिस्कस करते हैं। स्प्लिंट है, कास्ट है, इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेशन है। ठीक है, स्प्लिंट और कास्ट ये हमने देख ली कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जो है अगर एक लकड़ी की पट्टी की तरह एक पट्टी बना के उसको पट्टी के साथ क्रेप बैंडेज के साथ बांधते हैं तो ये स्प्लिंट है। और अगर पूरी जो है ना गोल प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं, प्लास्टर पीओपी कर देते हैं, तो वो कास्ट है। ठीक है, लेकिन हाँ इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो क्या है? इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम और स्किन अल्सर्स। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम अगर कहीं से पीओपी कास्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, उसने ब्लड वेसल्स को, ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ कर दिया है, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। या प्रेशर अल्सर काज कर सकती है। यूजुअली जब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो या इनिशियली अभी पेशेंट आया ही हो, हमें रिस्क हो कि इस चीज़ का फियर हो कि स्वेलिंग होगी, तो यूजुअली हम सिर्फ बैक स्लैब अप्लाई करते हैं, सप्लिंट अप्लाई करते हैं और एलिवेट करते हैं लिम को। जब स्वेलिंग सबसाइड कर जाती है तो फिर हम पीओपी कास्ट अप्लाई करते हैं। तो शुरू में कच्चा प्लस्तर, उसको बैक स्लैब या सप्लिंट को कच्चा प्लस्तर कहते हैं, और जो पीओपी कर देते हैं उसको पक्का प्लस्तर लोकल लैंग्वेज में, पेशेंट की लैंग्वेज में कहते हैं। तो फिर बाद में हम पीओपी कास्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग एंड सप्लिंटिंग। कास्टिंग जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस तो आपने देख लिए कि भाई सिंपल प्रोसीजर है, सस्ता सा प्रोसीजर है, कोई ऑपरेशन नहीं करना, कोई बेहोशी नहीं देनी, जो है ना मोल्डेबल है, जैसे चाहे उसको मोल्ड कर सकते हैं, एडजस्टेबल है, कोई इंप्लांट नहीं हमने पेशेंट में डालना, फ्रैक्चर साइट को हम ओपन नहीं करते तो इन्फेक्शन का कोई रिस्क नहीं है, कोई वूंड नहीं होता, इंसिजन नहीं देना पड़ता। तो क्या है एडवांटेजेस? कोई वूंड नहीं होगा, फ्रैक्चर साइट के साथ इंटरफेयर नहीं करते, चीप है, एडजस्टेबल है और इम्प्लांट रिमूवल की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इम्प्लांट हमने डाला ही नहीं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक बार जब लग जाता है पीओपी तो फिर हम स्किन को दोबारा नहीं देख सकते कि भाई वो स्किन के साथ क्या कर रहा है, प्रेशर तो नहीं डाल रहा, स्किन की जो है ना प्रेशर अल्सर तो नहीं बन रहा, अंदर जो है ना कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन रहा होगा तो चलो पेन हो रहा होगा, पेशेंट बता देगा। लेकिन जब स्किन को करता है तो थोड़ी थोड़ी चुभन की वो कंप्लेंट करता है, लेकिन वो स्किन को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। ठीक है, तो लिमिटेड एक्सेस टू सॉफ्ट टिश्यूज़। तो इसलिए जो है ना अगर ओपन फ्रैक्चर है तो फिर हम यूजुअली अप्लाई करते ही नहीं है क्योंकि वूंड है, उसकी हमें ड्रेसिंग करनी होती है, तो सॉफ्ट टिश्यू वो तो ऊपर उसको कवर कर लेगा। तो यूजुअली जो है ना ये क्लोज फ्रैक्चर में ही मैनिपुलेट करके पीओपी लगाते हैं, तो क्योंकि हम सॉफ्ट टिश्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि और दूसरा यह है कि ये कम्बरसम होता है,
स्पेशली फॉर एल्डरली, क्योंकि इसका अच्छा खासा वेट होता है पीओपी कास्ट का, तो बूढ़े लोगों के लिए उठाना उसको मसला है, कम्बरसम है। इंटरफेयर्स विद फंक्शन, जब प्लस्तर लग गया तो बहुत से काम पेशेंट नहीं कर सकता। तो तीसरा जो है पुअर मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है, अगर ये वेट हो जाए तो बहुत जल्दी टूट जाता है पीओपी, तो इसकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी प्लेट्स की या जो है नेल्स की होती है। प्लास्टर डिजीज़ कर सकता है। प्लास्टर डिजीज़ ये है कि जब प्लास्टर अप्लाई हो गया है तो वो मसल जो है वो सारे जॉइंट्स मूव नहीं करते, जब मूव नहीं करते तो स्टिफनेस हो जाती है और जो है ना मसल वीकनेस होने लग जाती है, इसको प्लास्टर डिजीज़ कहते हैं। आगे आगे ट्रैक्शन, दूसरा मेथड है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में यह है कि कंटिन्यूस जो है वो ट्रैक्शन अप्लाई करके रखते हैं फ्रैक्चर के ऊपर, टू एक्सर्ट कंटिन्यूस पुल ऑन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन विच मेंटेन्स रिडक्शन। द ट्रैक्शन कैन बी अप्लाइड बाय स्किन और बाय स्केलेटल। ये हमने पहले भी किया था कि स्केलेटल ट्रैक्शन है, उसमें बोन में से एक पिन गुजारते हैं और उसके साथ वेट हैंग करते हैं, ये स्केलेटल ट्रैक्शन होती है। दूसरा यह है कि लेग के ऊपर एक पट्टा बांध देते हैं, बेल्ट लेग के राउंड टाई कर देते हैं और उसके साथ वेट हैंग कर देते हैं, तो ये स्किन ट्रैक्शन है। इसकी कॉम्प्लिकेशन, स्किन ट्रैक्शन की कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्रेशर अल्सर। स्केलेटल ट्रैक्शन की कॉम्प्लिकेशन क्या है? पिन साइट इन्फेक्शन, क्योंकि उसमें पिन डाली हुई है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं दोनों के। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि जो फ्रैक्चर साइट होती है जहाँ पे इंजरी होती है उसके आसपास हमने कुछ नहीं किया। फॉर एग्जांपल फीमर का फ्रैक्चर था तो पिन हमने कहाँ पे डाली? प्रोक्सिमल टिबिया में। फीमर के आसपास हमने कुछ नहीं किया, फीमर को छेड़ा भी नहीं। तो ये जो है नो वुंड इन जोन ऑफ इंजरी, नो इंटरफेरेंस विद फ्रैक्चर साइट, चीप मटेरियल, एक सस्ती सी पिन आती है और उसके साथ ईंटें लटका दें आप या कोई भी वेट लटका दें, सस्ता सा तरीका है, एडजस्टेबल है। ठीक है, वेट कम कर दें, ज़्यादा कर दें, उतार दें, लगा दें, एडजस्टेबल है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? रिस्ट्रिक्ट्स मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट। वेट लटका दिया तो पेशेंट लेटा रहेगा, चल नहीं सकता और मोबिलिटी उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। एक्सपेंसिव इन हॉस्पिटल टाइम, मतलब यह है कि एक हॉस्पिटल में पेशेंट पड़ा हुआ है और हमने उसके साथ सिर्फ ट्रैक्शन लगाई हुई है, क्योंकि ट्रैक्शन तो एक बोन यूनियन को तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 3 महीने 6 महीने इस तरह लगते हैं। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो ट्रैक्शन हमने लगा के रखी हुई है और कुछ उसको इंटरनली फिक्स नहीं किया, तो ट्रैक्शन तो एक लंबे अरसे के लिए लगनी है। इतने लंबे अरसे के लिए अगर पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और अगर स्किन ट्रैक्शन लगाई है तो स्किन प्रेशर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। टीबियल स्केलेटल ट्रैक्शन लगाई है तो पिन साइट इन्फेक्शन हो सकता है और पेशेंट लेटा हुआ है तो थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दो तस्वीरें हैं, जो एक है ये स्किन ट्रैक्शन की, फीमर का फ्रैक्चर था। ठीक है, लेग के राउंड हमने बेल्ट बांधा है और उसके साथ हमने वेट हैंग कर दिया है। और ये है स्किन ट्रैक्शन, ये वेट जो है ये इस पट्टी के ज़रिए लेग की स्किन के ऊपर प्रेशर डालता है, तो ये एक ट्रैक्शन तो देता है लेकिन साथ में प्रेशर भी अप्लाई करता है, तो प्रेशर अल्सर बन सकता है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब ये वेट इसके ऊपर लगा रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता फ्रैक्चर एंड्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी है स्केलेटल ट्रैक्शन, इसमें जो है ना टिबिया में से पिन गुजारी है और उसके साथ हमने वेट हैंग किया, ये स्केलेटल ट्रैक्शन है। ठीक हो गया। इसके बाद आ गया इंटरनल फिक्सेशन। अब हमने सबसे पहले क्लोज रिडक्शन के मेथड्स देख लिए। क्लोज रिडक्शन के बाद कैसे उसको करते हैं, पीओपी कास्ट के साथ कर सकते हैं, सप्लिंट के साथ कर सकते हैं, ट्रैक्शन के साथ कर सकते हैं। अब इंटरनली फिक्स आ जाएगा। इंटरनल फिक्सेशन के फिर आगे मेथड्स हैं, स्क्रू लगा सकते हैं, प्लेट्स लगा सकते हैं, वायर्स लगा सकते हैं या इंटरमीडियरी नेल्स डाल सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं इंटरनल फिक्सेशन के। इंटरनल फिक्सेशन मीन्स सिंथेटिक इम्प्लांट्स इंटरनल फिक्सेशन मीन सिंथेटिक इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी टू मेंटेन द रिडक्शन। इंडिकेशन ऑफ इंटरनल फिक्सेशन क्या है? जब फेलियर ऑफ नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हो, जो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है वो फेल हो गया हो, अनस्टेबल फ्रैक्चर्स हों जो नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट के साथ नहीं फिक्स हो सकते, या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर्स। इंटरनल फिक्सेशन की क्या इंडिकेशंस हैं? अनस्टेबल फ्रैक्चर्स। अनस्टेबल फ्रैक्चर्स को यूजुअली हम क्लोज रिडक्शन के साथ हम उसी को होल्ड करके रख सकते हैं जो कि रिड्यूस करने के बाद स्टेबल हो। जो अनस्टेबल हो उसको यूजुअली जब हम क्लोज रिड्यूस करेंगे और पीओपी लगाने लगेंगे वो दोबारा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जो अनस्टेबल फ्रैक्चर्स होते हैं उनको हम इंटरनली ही फिक्स करते हैं, अनस्टेबल फ्रैक्चर्स को। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें बोन बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो उसमें साथ में हमें कुछ और भी प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स में यूजुअली हम इंट्रामेडुलरी नेल, एक तो इम्प्लांट ऑफ चॉइस होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का, दूसरा जो है उसमें हम यूजुअली ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं या बोन सीमेंटिंग करते हैं। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स में भी ओपन रिडक्शन करते हैं, इंटरनल फिक्सेशन करते हैं। जब मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं तो हम हर जगह तो पूरी बॉडी पे तो प्लास्टर नहीं लगा सकते, तो फिर इसलिए जब मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं तो तब भी हम इंटरनली फिक्स करते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट मटेरियल होता है और पेशेंट जो है वो जल्दी हम उसको मोबिलाइज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस उसकी सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होती है। जब पूरी बॉडी पे प्लास्टर लगा देंगे, सारी बॉडी मोबिलाइज हो जाएगी तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो मेथड्स ऑफ इंटरनल फिक्सेशन क्या है? स्क्रूज हैं, प्लेट्स हैं, वायर्स हैं, इंटरमीडियरी नेल्स हैं। Screws and plates. A screw is normally used to join two things together as shown in figure. Screws can be used to fix malleoli, condyles, and plates of various sizes and shapes are available and are applied according to the site and shape of fracture. ठीक है, ये देखें, जैसे ये एक मेल्यूलस का फ्रैक्चर है, मेल्यूलस यानी कॉन्डाइल का फ्रैक्चर है, ह्यूमरस के लेटरल कॉन्डाइल का फ्रैक्चर है, तो ये स्क्रू के जरिए फिक्स किया गया है। ठीक है, और इसी तरह मेल्यूलस का फ्रैक्चर हो उसको भी स्क्रू के जरिए फिक्स कर सकते हैं। अब ये एक ह्यूमरस का फ्रैक्चर था, इसके ऊपर ये प्लेट लगाई हुई, ये है प्लेट,
प्लेट को स्क्रूज के ज़रिए फिक्स करते हैं। ठीक है, प्लेट अप्लाई टू द शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस। इसमें हम नेल भी डाल सकते थे, इसकी इंट्रामेडलरी कैविटी में हम नेल भी डाल सकते थे। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन दी चॉइस ऑफ सर्जन है कि वो कौन सा इम्प्लांट यूज़ करता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेट एंड स्क्रू फिक्सेशन। एडवांटेजेस क्या हैं इसके प्लेट एंड स्क्रू फिक्सेशन के? प्लेट एंड स्क्रू फिक्सेशन के एक तो ये रिजिड फिक्सेशन होती है, जैसे फिक्सेशन होगी पेशेंट की हम फिजियोथेरेपी फ्रॉम द डे वन स्टार्ट करवा सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें फिर स्टिफनेस नहीं होगी जॉइंट्स की, इसमें कॉन्ट्रैक्चर्स का रिस्क नहीं होगा। लेकिन ये है कि प्लेट के साथ हम अगर लोअर लिम्ब में प्लेट लगाई है तो प्लेट के साथ हम जल्दी वेट बेयर नहीं करवा सकते, नेल के साथ हम जल्दी वेट बेयर करवा सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस इसके क्या हैं प्लेट के? कैन बी यूज व्हेन एनाटॉमिकल रिडक्शन इज रिक्वायर्ड। जब हमें 100% एक्यूरेट रिडक्शन चाहिए तो हम प्लेट अप्लाई करते हैं। दूसरा यह है कि कैन प्रोवाइड एब्सोल्यूट एंड रिजिड, कैन अर्ली मोबिलाइज करवा सकती है लिम्ब जॉइंट्स को, क्योंकि रिजिड इसने स्टेबलाइजेशन दे दिया है तो हम जल्दी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवा सकते हैं। और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी भी देती है, इमोबिलिटी नहीं स्टेबिलिटी होना चाहिए यहाँ पर। डिसएडवांटेजेस क्या है? मे इंटरफेयर विद फ्रैक्चर साइट, क्योंकि प्लेट जो है वो फ्रैक्चर साइट को ब्रिज कर, फ्रैक्चर साइट को क्रॉस करती है, फ्रैक्चर साइट के ऊपर लगती है, उसके दोनों एंड स्क्रू के जरिए उनको स्टेबल करती है स्क्रूज के जरिए। तो जब प्लेट को हम बोन के ऊपर बिठाते हैं तो पेरियोस्टियम को भी यूजली स्ट्रिप किया जाता है ताकि प्लेट बोन के ऊपर अच्छी तरह बैठ जाए। तो जब पेरियोस्टियम स्ट्रिप होगी तो बोन की ब्लड सप्लाई, फ्रैक्चर साइट की ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज़ होती है, तो वो भी थोड़ा सा नॉन हीलिंग की तरफ लेके जा सकती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ जो है वो सबसे मेन फैक्टर था नॉन हीलिंग का, नॉन यूनियन ऑफ बोन का। ठीक है, पेरियोस्टियम या सॉफ्ट टिश्यू डैमेज कर सकती है, डज नॉट नॉर्मली अलाउ फॉर इमीडिएट वेट बेयरिंग। ठीक है, वेट बेयरिंग पेशेंट को ये नहीं है कि पेशेंट को जो है ना जिस दिन प्लेट लगी और अगले दिन ही हम पेशेंट को चलाना शुरू कर दें अगर लोअर लिम्ब पे, नहीं। हाँ, अगर नेल पेशेंट को डलाया तो वो थोड़ा सा जल्दी वेट, इमीडिएट तो वो भी नहीं होता लेकिन वो थोड़ा सा जल्दी वेट बेयर करना शुरू कर देता है एज कम्पेयर टू प्लेट। ठीक है, पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन है, क्योंकि इतना बड़ी जो है ना फॉरेन बॉडी हमने बॉडी के अंदर रखी हुई है तो वो कैन हार्बर इन्फेक्शन, कैन हार्बर बैक्टीरियाज, तो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है। क्योंकि प्लेट की अंदर तो कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, वहाँ पे ना एंटीबायोटिक्स जाती हैं ना उसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई है, तो वो इज़ अ परफेक्ट हार्बर फॉर इन्फेक्शन। तो मेटल वर्क की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इंपिंज कर सकती है, न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर को इंपिंज कर सकती है, चुभ सकती है, ठंडी हो जाती है, सर्दियों में गर्मियों में गर्म हो जाती है, तो मेटल वर्क कॉम्प्लिकेशंस हैं, रिमूवल होगी इसके बाद में ज़रूरत हमें, जब यूनियन हो जाएगी तो फिर उसको रिमूव भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, वायर्स इसके बाद आगे वायर्स के साथ फिक्स कर सकते हैं। हमने फ्रैक्चर को रिड्यूस कर लिया तो हम स्क्रू या प्लेट लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वायर्स के साथ कर सकते हैं। यूजुअली वायर्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स या लोड नहीं होता, जैसे मेटाकार्पल है, मेटाटार्सल है, तो वहाँ पे फेलेंजीज हैं, वहाँ पे यूजुअली हम वायर्स के साथ फिक्स करते हैं, या डिस्टल रेडियस है वहाँ पे यूजुअली हम वायर के साथ फिक्स। फीमर को हम वायर्स के साथ नहीं कर सकते फिक्स, क्योंकि फीमर एक बड़ी बोन है, वहाँ पे मसल मैस ज़्यादा है, लोड बेयरिंग होती है, वहाँ पे प्लेट या नेल ही अप्लाई करेंगे। तो जो छोटे जॉइंट्स, छोटी बोन्स हैं, वहाँ पे हम वायर्स के साथ फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, वायर्स को पास करने की एक टेक्निक दी थी कपांजी ने, तो ये उस साइंटिस्ट का नाम है। के वायर्स से बनता है क्या? किर्शनर वायर्स, KIRCHNER, किर्शनर वायर्स। के वायर का फुल जो है वर्ड है किर्शनर वायर्स। कैन बी यूज स्पेशली इन चिल्ड्रन। हाँ, दूसरा ये है कि जो बच्चों में हम के वायर्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि के वायर्स स्मूथ होती है, स्क्रू में क्या होती है, स्क्रू की एक पिच होती है, उसकी चूड़ियाँ होती हैं स्क्रू की, तो वो जो चूड़ियाँ फाइसेस में से गुजरेंगी, जो फाइसेस उसकी ग्रोथ प्लेट है बच्चों में जो होती है, तो वो उसको ग्रोथ प्लेट को डैमेज कर देती हैं। तो के वायर चूँकि स्मूथ होती है बिल्कुल, तो वो जब फाइसेस में से भी गुजरती है तो फाइसेस को डैमेज नहीं करती, स्क्रूज फाइसेस को डैमेज करते हैं। तो बच्चों में जो है वो के वायर्स, अगर हमने फाइसेस के अराउंड, जॉइंट के अराउंड कोई फ्रैक्चर हो जिसमें फाइसेस में से जो है ना प्लेट, फाइसेस में से स्क्रू या वायर ने गुजरना हो, तो फिर हम वायर प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो फाइसेस को डैमेज नहीं करेगी, जो लेटर ऑन ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी काज नहीं करवाएगी। ठीक है, तो फिर हम पढ़ लेते हैं। Steel wires like K wires can be used especially in children where screws and plates can damage growth plate. Wires can cross growth plate without causing long-term effects. Wires can be used for supracondylar fracture of humerus, fracture of olecranon process. ठीक हो गया। ठीक है, आगे आगे इंट्रामेडलरी नेल्स, जो लास्ट जो मेथड ऑफ फिक्सेशन है, इसके बाद एक और भी है, लेकिन इंट्रामेडलरी नेल्स आ गया। इंट्रामेडलरी नेल्स में क्या है? शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन, स्पेशली जो डायफिजियल फ्रैक्चर्स होते हैं वो आइडियल होते हैं इंट्रामेडलरी नेल के लिए। ठीक है, हम मेडलरी कैविटी में से नेल गुजार देते हैं। विद इट्स मेडलरी कैविटी इज एसेंशियली अ ट्यूब। मेडलरी कैविटी क्या होती है? एक ट्यूब होती है। थ्रू दिस ट्यूब डिवाइसेस कार नेल कैन बी पास टू होल्ड द फ्रैक्चर एंड ऑफ ए बोन इन रिड्यूस पोजीशन। ठीक है, ये हम तस्वीरें यहाँ देख लेते हैं। ये जो है वो नेल की तस्वीर है, ये फ्रैक्चर था, ये हमने इसकी मेडलरी कैविटी में से नेल गुजार दिया, ये प्लेट है। ठीक है, तो लेट्स गो बैक वेयर वी लेफ्ट। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रामेडलरी नेलिंग क्या है? इंट्रामेडलरी नेलिंग जो है वो मिनिमली इन्वेसिव है, क्योंकि हम बोन के एक एंड से मिडलरी कैविटी में से जाते हैं, पेरियोस्टियम को छेड़ते नहीं है, प्लेट को बिठाना नहीं होता बोन के ऊपर, जैसे बिठा नेल को, तो नेल हम मिडलरी कैविटी में एक एंड से दूसरे एंड में से तक चले जाते हैं और सॉफ्ट टिश्यू का इसमें मिनिमम डैमेज होता है।
और अर्ली वेट बेरिंग प्लेट की निस्बत अलाउ करता है, लेस पेरियोस्टियल डैमेज है और मे नॉट नीड रिमूवल। ये मेडुलरी कैविटी के चूँकि अंदर होता है तो इसको इतना ज़्यादा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इंपिंजमेंट या जो है न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर के साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, तो प्लेट को यूजली रिमूव करना पड़ता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? फैट एम्बोलाई, क्योंकि ये मेडुलरी कैविटी में से गुजरता है, फैट एम्बोलाई होती है, वहाँ से रिलीज होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकते हैं और ये फैट एम्बोलिज्म करवा सकता है, इन्फेक्शन करवा सकता है, और के मेडुलरी कैविटी के अंदर होता है, और जब इन्फेक्शन मेडुलरी कैविटी के अंदर हो तो वो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है। तो इफ़ इन्फेक्टेड वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, डिफिकल्ट टू रिमूव इफ ब्रोकन। अगर किसी वजह से दोबारा बोन फ्रैक्चर हो जाती है और साथ में नेल भी ब्रेक हो जाए तो वो फ्रैक्चर्ड या ब्रोकन नेल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है एक्सटर्नल फिक्सेशन। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल फिक्सेटर है। एक्सटर्नल फिक्सेटर इज अ मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन टू होल्ड द फ्रैक्चर। ये भी फ्रैक्चर को होल्ड करने के लिए, यूजुअली इमरजेंसी कंडीशंस में ओपन फ्रैक्चर्स जब होते हैं तो तब हम अप्लाई करते हैं इसको ओपन फ्रैक्चर्स में। ईच साइड ऑफ द फ्रैक्चर इज जॉइंट टू द फिक्सेटर एंड द मेजर पार्ट ऑफ डिवाइस इज एक्सटर्नल टू द स्किन। ये इसका फिक्सेटर का मेजर पार्ट एक्सटर्नल टू द स्किन होता है। दिस लिंक ऑफ द बोन इज वाया पिन्स। ये जो पिन्स हैं ये बोन के अंदर जाती हैं और इन पिन्स को रॉड्स के ज़रिए क्लैंप्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्सटर्नल फिक्सेटर है, इसका कंस्ट्रक्ट है। इसका जो मेजर पार्ट है वो बोन के बाहर होता है। ये यूजुअली ओपन फ्रैक्चर्स में लगाते हैं या डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स में, जब हम सिर्फ बोन के एंड्स को इमोबिलाइज करना चाह रहे होते हैं ताकि उसके जो शार्प एंड्स ऑफ द बोन है वो फर्दर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज ना करें, न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर को फर्दर डैमेज ना करें, तो डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ओपन फ्रैक्चर है, वहाँ पर मैसिव डीग्लविंग इंजरी है, स्किन लॉस है, प्लास्टिक सर्जन ने आना है, कवरेज करनी है, स्किन लगानी है उसके ऊपर, तो हम पीओपी तो नहीं कर सकते, इंटरनल प्लेट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटरनल कोई इम्प्लांट डालेंगे तो फॉरेन बॉडी है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सिर्फ इसमें पिन्स अंदर गई होती हैं और बाकी सारा मटेरियल इम्प्लांट की बॉडी आउटसाइड होती है, तो इसमें इन्फेक्शन का रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल फिक्सेशन। और ये साथ में प्लास्टिक सर्जिकल इंटरवेंशन को, स्किन कवरेज को भी अलाउ करता है। इसके साथ हम ड्रेसिंग भी कर सकते हैं वुंड की, और बोन भी फिक्स हो चुकी होती है और पेन भी रिड्यूस हो चुका होता है। तो ये आइडियल इम्प्लांट है फॉर ओपन फ्रैक्चर्स इमरजेंसी कंडीशन में। ठीक है, ग्रेट एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर इज दैट वुंड कैन बी इरिगेटेड, मतलब उसको वॉश कर सकते हैं हम, एंड इट स्टेबलाइज द फ्रैक्चर विच रिड्यूसेस पेन टू ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हैं? इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन ऑफ लॉन्ग बोन में यूज़ होता है। पॉलीट्रोमा पेशेंट्स में, मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसका टिबिया फिबुला फ्रैक्चर है, साथ में उसकी इंट्राअब्डोमिनल कोई इंजरी है, स्प्लीन लेसरेट हो गया, कोई किडनी जो है वो लेसरेट हो गया है, तो उसकी स्प्लीनेक्टमी साथ में करनी है, और साथ में फ्रैक्चर है तो साथ में हम ये डैमेज कंट्रोल के लिए सिर्फ बोन टिबिया के ऊपर उसके फिक्सेटर लगा देंगे और साथ में स्प्लीन का ऑपरेशन करेंगे। तो पॉलीट्रामा होगा तो तब ये फिक्सेटर लगाते हैं। ओपन फ्रैक्चर्स में लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर्स में लगाते हैं, जिनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते ओपन करके भी, उनको भी फिक्सेटर के जरिए होल्ड करते हैं। फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, जिनमें इन्फेक्शन हो उसमें हम इंटरनल इम्प्लांट तो डाल नहीं सकते, पीओपी भी नहीं कर सकते, तो हम फिक्सेटर लगाते हैं। ट्रीटिंग विद बोन लॉस, हाँ जिनमें बोन लॉस होता है उनको हम फिक्सेटर लगा देते हैं, बाद में फिर बोन लॉस को पूरा करने के मेथड्स देखते हैं क्या करना है उसका। डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो एडवांटेजेस एंड सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है इसके? एडवांटेजेस ये हैं कि फ्रैक्चर साइट के साथ इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसकी पिन्स जो है वो फ्रैक्चर से थोड़ा सा दूर ही होती हैं, फ्यू सेंटीमीटर्स। एडजस्टेबल है क्योंकि इसका सारी इम्प्लांट की बॉडी तो बाहर पड़ी होती है, इम्प्लांट तो उसको हम स्क्रूज को टाइट कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हमें बार बार कोई इंसिजन देने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए। सॉफ्ट टिश्यू एक्सेसिबल फॉर प्लास्टिक सर्जरी की इंटरवेंशन की जा सकती है। रैपिड क्विक प्रोसीजर है, फ़ौरन बस पिन डाली और जल्दी से हम फिक्सेटर लगा देते हैं। क्विक प्रोसीजर है, रैपिड स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर इजी टू रिमूव है, दोबारा इसको बेहोश नहीं करना पड़ता, दोबारा एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता, बस पिन्स जो है वो लोकल एनेस्थीसिया में या ज़रा से सेडेशन में निकाली जा सकती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? जो पिन डली होती हैं वो पिन भी इन्फेक्ट हो सकती हैं, आल्दो रिस्क कम होता है लेकिन इन्फेक्ट हो सकती है, पिन साइट इन्फेक्शन हो सकता है। प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर्स, हाँ जो सिंपल फिक्सेटर्स हैं वो प्लास्टिक सर्जिकल इंटरवेंशन के साथ इंटरफेयर नहीं करते। कुछ फिक्सेटर्स होते हैं उनको एलिज़रो एक्सटर्नल फिक्सेटर कहते हैं, वो रिंग की शेप के होते हैं, वो बहुत बिजी फिक्सेटर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें इम्प्लांट यूज़ हुआ होता है, तो सर्जन के हैंड जो है वो फ्रैक्चर साइड तक सही तरह प्रॉपर नहीं पहुँच पाते, वो जंगले की तरह के होते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू टीथरिंग कर सकते हैं, जब हम पिन डाल रहे होते हैं तो कोई मसल जो है वो अंदर टीथर हो जाए, मसल जो है वो अंदर बोन के फ्रैक्चर में घुस जाए तो सॉफ्ट टिश्यू टीथरिंग हो सकती है। इसका भी चूंकि वेट तो होता है एक्सटर्नल फिक्सेटर का भी, ये भी कम्बरसम होता है। फ्रैक्चर विच आर सूटेबल फॉर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कौन से फ्रैक्चर्स हैं जो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट होते हैं? एक क्लेविकल है और दूसरा स्कैपुला है, और भी हैं लेकिन क्लेविकल और स्कैपुला बेस्ट हैं, बाकी भी हैं जिनको हम अभी देखते हैं।
क्लेविकल सबसे बेस्ट है। स्कैपुला है, फिर आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ अल्ना हो, स्केफाइड का फ्रैक्चर हो। स्केफाइड का फ्रैक्चर अगर अनडिस्प्लेस्ड है तो नॉन ऑपरेटिवली मैनेज होता है, अगर डिस्प्लेस्ड है तो फिर हम, या नॉन यूनियन होगी स्केफाइड की, तो फिर हम नॉन यूनियन को तो करते ही ऑपरेटिवली हैं, अगर डिस्प्लेस्ड भी है तो फिर भी हम ऑपरेटिवली करेंगे। स्मॉल बोन्स हैं जैसे मेटाटार्सल है, फ्लेंजीज हैं, इनको भी नॉन ऑपरेटिव किया है। फिबुला जो है, क्योंकि फिबुला जो है वो वेट बेरिंग बोन नहीं है, वेट बेरिंग बोन टिबिया है, अगर फिबुला का फ्रैक्चर है तो उसको भी हम नॉन ऑपरेटिव ट्रीट करते हैं। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ टिबिया है तो उसको हम पीओपी कास्ट में मैनेज कर सकते हैं। अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस है उसको भी हम नॉन ऑपरेटिव जो है ना मैनेज करते हैं। फ्रैक्चर विच अनसूटेबल फॉर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, जिनको हम नॉन ऑपरेटिवली मैनेज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ओपन फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर को ऑपरेटिवली ही करते हैं। तो अगर सीवियर ओपन फ्रैक्चर है तो उसमें हम फिक्सेटर लगाते हैं। अगर क्लोज रिडक्शन फेल्ड नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है उसको भी हम ओपन करते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर डिस्प्लेस्ड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, उसको हमें 100% एनाटॉमिकल रिडक्शन चाहिए होती है तो उसको हम ओपन करते हैं। अगर जो है ना मेल यूनियन है, नॉन एक्सेप्टेबल मेल यूनियन है, तो उसको हम दोबारा से डिसिपेट करके उसके एंगुलेशन उसकी करेक्ट करके उसको हम फिक्स करते हैं। और अगर नॉन यूनियन है, नॉन यूनियन को करते ही ओपन है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को भी ओपन करते हैं, क्योंकि अभी पढ़ा कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में हमें साथ में और प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं, जैसे बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, बोन सीमेंटिंग करनी पड़ती है, और ग्रोथ प्लेट की इंजरीज हों जैसे टाइप 3 से टाइप 5 तक, जो कि ग्रोथ रेस्ट करवा सकती हैं या ग्रोथ डिफॉर्मिटीज़ करवा सकती हैं, उनको भी 100% रिडक्शन चाहिए होती है, तो उनको भी हम ओपन रिड्यूस करते हैं, ओपनली ट्रीट करते हैं उनको ओपन करके। अब जो है रीजन वाइज आ जाएँ तो अपर लिम्ब के कुछ फ्रैक्चर्स हैं। फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम्ब के हैं, फ्रैक्चर्स ऑफ क्लेविकल। यूजुअली फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल जो होते हैं वो नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट होते हैं। कैसे? 3 to 6 वीक्स के साथ ब्रॉड आर्म स्लिंग लगाते हैं। 3 to 6 वीक्स के लिए ब्रॉड आर्म स्लिंग लगाते हैं और फिर इसके बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। क्लेविकल नॉन ऑपरेटिव ब्रॉड आर्म स्लिंग फॉर 3 to 6 वीक्स। शोल्डर डिसलोकेशन, उसको हम रिड्यूस करेंगे और रिडक्शन के इसके मेथड्स हैं। शोल्डर डिसलोकेशन की टाइप्स हैं। एंटीरियर है जिसमें ह्यूमरस जो है वो एंटीरियरली आ जाती है, कोराकॉइड के नीचे आ जाती है, ठीक है, या जो है वो पोस्टीरियर है। पोस्टीरियरली यूजुअली ट्रॉमा की वजह से नहीं होती, इलेक्ट्रिक शॉक या सीजर्स की वजह से होती है, ठीक है। और इसमें डिसलोकेशन होती कब है? जब फोर्सफुल एब्डक्शन या एक्सटर्नल रोटेशन हो, तो उसमें फोर्स्ड एब्डक्शन एक्सटर्नल रोटेशन की मैकेनिज्म है इसका शोल्डर डिसलोकेशन का। तो इसको ट्रीट करने के 3 मेथड्स हैं फेमस, जो है और भी हैं लेकिन जो फेमस मेथड्स है वो 3 है। जो सबसे कॉमनली यूज मेथड है वो कॉकर मेथड है। इसका निमोनिक है टीयर। इसको रिड्यूस कैसे करते हैं? ट्रैक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, फिर एडक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन, ठीक है। ट्रैक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, एडक्शन और फिर इंटरनल रोटेशन, ये इसका मैन्यूवर है रिड्यूस करने का, ठीक है। ये कॉकर मेथड है, ये मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है। दूसरा हिपोक्रेटिक मेथड है। पेशेंट यूजुअली लाइज ऑन द बेड और ऑन द ग्राउंड। Traction is applied to the arm with elbow extended. Traditionally, the surgeon heel is applied against the inside of the patient's chest to promote counter traction. ठीक है, जो सर्जन है वो अपना पाँव जो है वो पेशेंट की बगल में छाती के अगेंस्ट रखता है, उसकी रिब केज के अगेंस्ट रखता है और हाथ को अपने हाथ में पकड़ के खींचता है, ट्रैक्शन देता है। तो ये एक हिपोक्रेटिक मेथड है। और एक जो है वो हैंगिंग आर्म या ग्रेविटेशनल मेथड है। उसमें यह है कि पेशेंट को उल्टा लिटा देते हैं, टेबल के एंड से उसका मुंह बाहर निकला होता है और उसके हाथों में वेट दे देते हैं, उसके जो साइड शोल्डर डिसलोकेटेड होता है, तो वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से, वेट के वजन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा टाइम लगता है, इसमें 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। कॉम्प्लिकेशन ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन क्या हो सकती हैं? इसमें एक्सिलरी नर्व पाल्सी हो सकती है और रिकरेंट डिसलोकेशन हो सकती है। हाँ, जब शोल्डर डिसलोकेट होता है तो 2 लियन साथ में हो सकता है। जब शोल्डर डिसलोकेट होता है, शोल्डर ग्लिनॉइड कैविटी में से बाहर निकलती है हेड ऑफ ह्यूमरस, तो ग्लिनॉइड लेब्रम जो है, जो ग्लिनॉइड लेब्रम है वो डैमेज हो सकता है। ग्लिनॉइड लेब्रम का लेयर हो सकता है जिसको कहते हैं बेंकार्ट लियन, ठीक है। या जब इसमें हेड ऑफ ह्यूमरस भी थोड़ा सा इंडेंटेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस भी हो सकती है जिसको कहते हैं हिल सैक लियन, हिल सैक्स लियन, ठीक है। जो हेड ऑफ ह्यूमरस पे अगर इंडेंटेशन बन जाती है वो हिल सैक लियन है। ग्लिनॉइड लेब्रम पे अगर ट्रॉमा हो जाता है, डैमेज होता है, तो उसको बेंकार्ट लियन कहते हैं। जब हिल सैक लियन या बेंकार्ट लियन हो जाए तो फिर रिकरेंट डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन है नियर क्लासिफिकेशन। इसमें हम पार्ट्स देखते हैं, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस के कितने पार्ट हो गए हैं। एक पार्ट तो होता है हेड का, दूसरा ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का, तीसरा लेसर ट्यूबरोसिटी का, चौथा जो है वो शेफ्ट है। तो कितने पार्ट्स हैं? 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट फ्रैक्चर है, ठीक है। तो फ्रैक्चर जो है वो इनमें से किसी भी किस्म का हो सकता है। आगे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या? डायरेक्ट ब्लो टू द साइड ऑफ द आर्म और फॉल ऑन टू एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। ये दो जो है ना प्रॉक्सिमल ह्यूमरस के मैकेनिज्म है। अपर लिम्ब के सारे के जो है ना फॉल ऑन टू एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड और डायरेक्ट ब्लो, यही है मैकेनिज्म अपर लिम्ब का। मोस्टली फॉल ऑन टू एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म फॉर अपर लिम्ब फ्रैक्चर।
मैनेजमेंट क्या है, अनडिस्प्लेस्ड या मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो गए तो हम कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे, और अगर यंग पेशेंट्स हैं तो उसमें हम जो है ना ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करेंगे, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करेंगे अगर यंग पेशेंट है और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, या जो है ना अगर बहुत ही ज़्यादा ऑस्टियोप्रोटिक बोन है, ऑस्टियोप्रोटिक बोन है और जो है ना अनकंस्ट्रक्टेबल फ्रैक्चर पैटर्न है या ऑस्टियोप्रोटिक बोन है, तो फिर हम जो है ना उस जॉइंट को ही रिप्लेस कर देते हैं, शोल्डर जॉइंट को ही रिप्लेस कर देंगे, जिसको हेमी आर्थोप्लास्टी कहते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल जॉइंट डाल देंगे अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ऑस्टियोप्रोटिक है, क्योंकि उसमें बोन इतनी वीक होती है कि उनके फ्रेगमेंट्स को हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो इसमें हम जॉइंट रिप्लेस कर देते हैं, जिसको हेमी आर्थोप्लास्टी कहते हैं। ये ओल्ड एज एल्डरली ऑस्टियोप्रोटिक बोन्स में होता है, ठीक है। यंग पेशेंट्स में ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन है, यंग पेशेंट में ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन है। अनडिस्प्लेस्ड या मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसमें कंजर्वेटिव है, नॉन ऑपरेटिव है विद ब्रॉड आर्म स्लिंग, ठीक है। ह्यूमरल शैफ्ट का फ्रैक्चर है तो ह्यूमरल शैफ्ट भी मोस्टली यूजुअली 90% केसेस में क्लोज रिड्यूस होती है और कास्ट में मैनेज होती है, ठीक है, या स्लिंग में मैनेज होती है। क्लोज रिडक्शन करते हैं इसकी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है, स्लिंग फॉर 2 to 3 वीक्स, ठीक है। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इज नीडेड, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कब करेंगे, जब ओपन फ्रैक्चर होगा या साथ में न्यूरोवैस्कुलर कंप्रोमाइज होगा, न्यूरोवैस्कुलर इंजरी होगी या मल्टीपल ट्रॉमा होगा। पॉली ट्रॉमा जो पहले हम कासेस पढ़ चुके हैं ओपन रिडक्शन की, वही है। ये ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन विद प्लेट की भी है। ओपन रिडक्शन ये ह्यूमरस की शैफ्ट का ट्रांसवर्स फ्रैक्चर था, प्लेट की है, ये नेल के जरिए ह्यूमरस को फिक्स किया है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, नॉन यूनियन हो सकती है या रेडियल नर्व पाल्सी हो सकती है ह्यूमरस की शैफ्ट में, क्योंकि एक्सिलरी ग्रूव में से जो वो एक्सिलरी रेडियल ग्रूव में से रेडियल नर्व पास करती है और बिल्कुल बोन के साथ इन कॉन्टैक्ट होती है, तो मिड शैफ्ट फ्रैक्चर में ह्यूमरस के रेडियल ग्रूव में रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है, तो रेडियल नर्व पाल्सी हो सकती है, या जो है वो फ्रैक्चर अगर जुड़ा नहीं तो वो नॉन यूनियन। नॉन यूनियन तो किसी भी फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन है, हर फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन में नॉन यूनियन हो सकती है। डिस्टल ह्यूमरस के फ्रैक्चर पे आ जाएं। डिस्टल ह्यूमरस के फ्रैक्चर आर लेस कॉमन। ट्रॉक्लिया एट मीडियल कॉलम आर्टिकुलेट्स विद अल्ना एंड कंट्रीब्यूट्स टू फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, और कैपिचुलम जो है वो रेडियल हेड के साथ करता है और प्रोनेशन और सुपिनेशन करवाता है। जो ह्यूमरस के डिस्टल एंड के फ्रैक्चर के जो है ना वो इन कॉन्डाइलर, एक कॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो सकता है, मिडियल या लेटरल कॉन्डाइल का, या उनके दरमियान में स्प्लिट हो जाए इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो सकता है, टी टाइप या वाई टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम तस्वीर में भी देख लेते हैं। ये जो है इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है, अगर ये एक कॉन्डाइल ऐसे पूरा टूट गया होता है तो ये कॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है, ये दो इनके इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है जिसको प्लेट के जरिए फिक्स किया गया है, ठीक है। ये वाई टाइप फ्रैक्चर है, और अगर जो है ये यहाँ से ऐसे टूट गया होता तो ये टी टाइप होता, ठीक है। वाई टाइप, टी टाइप, कॉन्डाइलर, इंटरकॉन्डाइलर, ये टाइप्स हैं, ये टी टाइप फ्रैक्चर है। टी टाइप फ्रैक्चर है, इसको भी प्लेट के जरिए फिक्स किया गया, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या, मिनिमली डिस्प्लेस्ड और अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स को कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे, और अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है या तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्योंकि जॉइंट है, इंट्रा आर्टिकुलर एरिया है ह्यूमरस का, डिस्टल पोर्शन जो है वो इंट्रा आर्टिकुलर होता है, तो अगर इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर और डिस्प्लेस्ड है तो हम उसको ओपन रिडक्शन करेंगे, वो जो बेसिक प्रिंसिपल हमने पहले पढ़े हैं। और अगर ऑस्टियोप्रोटिक एल्डरली बोन है तो उसमें हम जॉइंट रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सटेंशन टाइप या फ्लेक्शन टाइप। एक्सटेंशन टाइप किसे कहेंगे, फ्लेक्शन टाइप किसे कहेंगे, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमरस है, शैफ्ट है और ये इसका डिस्टल एंड है, ठीक है। तो अगर जो है ये यहाँ से फ्रैक्चर हुई, फ्रैक्चर होने के बाद ये ऐसे हो गई, ये इसके इंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। और जो फ्रैक्चर है वो यूँ पीछे को चला गया है, मतलब जो डिस्टल एंड है वो पीछे की तरफ जो है ना पोस्टीरियरली डायरेक्टेड हो गया है। तो क्योंकि जो डिस्टल पार्ट होता है वो डिसाइड करता है कि एंटीरियर है या ये पोस्टीरियर है, तो अगर डिस्टल पार्ट पोस्टीरियरली चला गया है तो ये एक्सटेंशन है। जैसे एल्बो है, एल्बो पे हम जो मूवमेंट है एंटीरियरली आता है फोर आर्म, तो ये फ्लेक्शन होती है, अगर फोर आर्म पोस्टीरियरली जाता है तो ये एल्बो की एक्सटेंशन है। तो इसी तरह जो इसका डिस्टल पार्ट ह्यूमरस का होगा वो अगर एंटीरियरली आएगा तो ये फ्लेक्शन होगी, अगर वो पोस्टीरियरली चला जाता है डिस्टल का फोर आर्म, वो डिस्टल ह्यूमरस का डिस्टल फ्रेगमेंट, तो वो एक्सटेंशन होगी। तो 97% केसेज में डिस्टल ह्यूमरस के फ्रैक्चर एक्सटेंशन टाइप के होते हैं और सिर्फ 3% केसेज में फ्लेक्शन टाइप के होते हैं, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 में एक्सटेंशन टाइप की, टाइप 1 में अनडिस्प्लेस्ड होते हैं, टाइप 2 में एंगुलेटेड होते हैं पोस्टीरियरली लेकिन पोस्टीरियर पेरियोस्टियल हिंज इंटैक्ट होता है, टाइप 3 में कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड है। टाइप 1 में जो एक्सटेंशन टाइप की 3 टाइप है फर्दर, टाइप 1 जो है वो अनडिस्प्लेस्ड है, टाइप 2 में पार्शली डिस्प्लेस्ड कह लें या पोस्टीरियरली एंगुलेटेड होता है लेकिन पोस्टीरियर पेरियोस्टियल हिंज इंटैक्ट होता है, टाइप 3 में कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड होता है। तो इनकी ट्रीटमेंट क्या है, टाइप 1 जो है वो अनडिस्प्लेस्ड है तो कंजर्वेटिव है, टाइप 2 जो है वो पार्शली डिस्प्लेस्ड है तो उसको हम रिड्यूस करेंगे और उसको हम के वायर से फिक्स कर सकते हैं या कास्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो टाइप 3 है उसमें फ्रैक्चर इज रिड्यूस्ड अंडर
एनेस्थीसिया बाय ट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन, बट ओपन रिडक्शन में भी नीडेड इफ क्लोज रिडक्शन फेल एंड देयर इज वेस्कुलर इंजरी। अगर वेस्कुलर इंजरी हो गया, ब्रेकियल आर्टरी साथ में डैमेज हो गया, तो ओपन रिडक्शन करनी है, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी रिपेयर करनी है। और अगर ओपन रिडक्शन से जो है फ्रैक्चर स्टेबल नहीं है, अगर अनस्टेबल फ्रैक्चर है तो फिर भी ओपन रिडक्शन करनी है। अगर स्टेबल फ्रैक्चर है और रिड्यूस करने के बाद वो स्टेबल रहता है तो क्लोज रिडक्शन करके हम KYs डाल सकते हैं। ठीक है। एक्सटेंशन टाइप की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। अनडिस्प्लेस्ड, दूसरी है पोस्टीरियरली एंगुलेटेड बट पेरियोस्टल हिंज इंटैक्ट, तीसरी है कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड। पहली अनडिस्प्लेस्ड को कंजर्वेटिव, जो पोस्टीरियरली एंगुलेटेड है उसको हम उसकी एंगुलेशन क्लोज रिडक्शन से ठीक करेंगे और कास्ट लगा देंगे। जो थर्ड टाइप है जिसमें कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड है, उसमें भी हमारी कोशिश यही होगी कि हम ट्रैक्शन और मैनिपुलेशन से उसको रिड्यूस करें और KYs डाल दें। और अगर वो ट्रैक्शन और मैनिपुलेशन से नहीं ठीक होती या फिर ठीक होती है और वो दोबारा डिस्प्लेस हो जाती है, फ्रैक्चर अनस्टेबल है, तो फिर हमें ओपन करनी पड़ेगी, ओपन रिडक्शन करेंगे और KYs के साथ फिक्स करेंगे। ठीक है। ये देखें, ये जो है KYs के साथ फिक्स किया गया। KYs को क्रिस क्रॉस मैनर में डालते हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब क्रिस क्रॉस मैनर में डालते हैं KYs को। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर की ब्रेकियल आर्टरी इंजरी हो सकती है, जो नर्व पास से गुजर रही हैं, वो तीनों नर्व गुजर रही होती हैं, ब्रेक की वो रेडियल, अल्नर और मीडियम तीनों डैमेज हो सकती हैं। अगर यहाँ पे रिड्यूस करते हुए हमने कास्ट लगाई और जो है ना ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो गई, तो वो मैन इस्कीमिक कंट्रैक्चर हो सकता है। नॉन यूनियन तो हर किसी फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन है और मेल यूनियन हो सकती है। आगे आ जाए रेडियल हेड के फ्रैक्चर। रेडियल हेड के भी 3 टाइप के फ्रैक्चर हैं, एक अनडिस्प्लेस्ड पार्शियल आर्टिकुलर फ्रैक्चर, फिर डिस्प्लेस्ड है और फिर कम्युनिटेड है। ठीक है। जो अनडिस्प्लेस्ड है उसकी तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, नॉन ऑपरेटिव विद टेम्पोरेरी कॉलर एंड कफ। जो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है उसमें देखना है कि लार्ज फ्रेगमेंट और मेजर डिस्प्लेसमेंट विच ब्लॉक्स मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स को ब्लॉक्स कर रही हो, प्रोनेशन सुपिनेशन कौन सी मूवमेंट होती है यहाँ पे? प्रोनेशन सुपिनेशन। अगर उसको ब्लॉक कर रही हो तो उसको हम ओपन रिडक्शन करते हैं, उसकी इंटरनल फिक्सेशन करते हैं, और अगर ना ब्लॉक कर रही हो तो उसको कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं। और अगर अनकंस्ट्रक्टेबल हो, जो रेडियल हेड है वो फिक्स होने के काबिल ना हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो, तो उसको हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आगे आ जाए ओलिक्रैनन के फ्रैक्चर। ओलिक्रैनन के फ्रैक्चर में अनडिस्प्लेस्ड है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। अगर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर 2 पार्ट एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंड 2 पार्ट इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स को टेंशन बैंड वायरिंग से करते हैं। ओलिक्रैनन के लिए लफ्ज़ याद कर लें, टेंशन बैंड वायरिंग, और यही पटेला के लिए है। पटेला और ओलिक्रैनन दोनों का सेम फंक्शन है। पटेला का लोअर लिम्ब में जो फंक्शन है, ओलिक्रैनन का अपर लिम्ब में वही फंक्शन है। ये एक्सटेंसर मैकेनिज्म, एक्सटेंसर अपरेटस का एक पार्ट है। एक्सटेंशन ऑफ द लोअर लिम्ब को, नी को मेंटेन कौन करती है? पटेला, और एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो को मेंटेन कौन करता है? ओलिक्रैनन। तो टेंशन बैंड वायरिंग जो है वो एक्सटेंसर मैकेनिज्म को का एक पार्ट, एक्सटेंसर मैकेनिज्म को रिपेयर करने के लिए टेंशन बैंड वायरिंग करते हैं। ठीक है। 4 आर्म फ्रैक्चर। 4 आर्म फ्रैक्चर में रेडियस अल्ना बोथ बोन फ्रैक्चर हो, आइसोलेटेड फ्रैक्चर भी हो सकता है रेडियस अल्ना का, या दोनों का इकट्ठे फ्रैक्चर भी हो सकता है, जिसको बोथ बोन फ्रैक्चर कहते हैं, 4 आर्म फ्रैक्चर कहते हैं। रेडियस अल्ना बोथ बोन का फ्रैक्चर हो तो उसको 4 आर्म फ्रैक्चर कह देते हैं। ठीक है। These fractures are caused by direct trauma to the bone or fall onto an outstretched hand. ठीक है। अपर लिम्ब के सारे फ्रैक्चर फॉल ऑन टू एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड या डायरेक्ट ब्लो से। ठीक है। तो जब बोथ बोन के फ्रैक्चर्स होते हैं, जब रेडियस अल्ना बोथ बोन फ्रैक्चर हो तो हम इसको फिक्स करते हैं, इंटरनल फिक्सेशन करते हैं। बोथ बोन फ्रैक्चर, इंटरनल फिक्सेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? बच्चों में कास्ट अप्लाई कर सकते हैं, एडल्ट में इंटरनल फिक्सेशन। मेल यूनियन, नॉन यूनियन कंपार्टमेंट सिंड्रोम, रिफ्रैक्चर्स। ठीक है। फिर आगे 2 टर्म्स हैं, मोंटीजिया और ग्लेजी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। मोंटीजिया में वर्ड देखें, एम से है, एम फॉर माउंटेन, निमोनिक बता रहा हूँ, एम फॉर माउंटेन, और ग्लेजी में जी से स्टार्ट होता है, जी फॉर ग्राउंड। माउंटेन ऊंचा होता है, ऊंचे का मतलब प्रॉक्सिमल जो है वो रेडियस अल्ना में कौन सा जॉइंट है? प्रॉक्सिमल जॉइंट जो है वो एल्बो का जॉइंट है। एल्बो का जॉइंट कौन सी बोन बनाती है? ह्यूमरस और अल्ना। प्रॉक्सिमल जॉइंट जो है वो फोर आर्म का कौन सी बोन बना रही है? अल्ना बना रही है। तो इसमें जो है प्रॉक्सिमल रेडियो मोंटीजिया में प्रॉक्सिमल जो है वो अल्ना का फ्रैक्चर होता है, अल्ना बोन का फ्रैक्चर है, और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन होती है। ठीक है। जो ग्लेजी फ्रैक्चर है इसमें जो है ना डिस्टल एंड ऑफ द फोर आर्म का फ्रैक्चर जॉइंट कौन सी बोन बना रही है? रेडियस बना रही है। ठीक है। तो इसमें जो है वो रेडियस का फ्रैक्चर होता है और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट जो है वो डिसलोकेटेड होता है। मोंटीजिया में प्रॉक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर है ऊपर का, और साथ में रेडियल हेड डिसलोकेटेड है। ग्लेजी में डिस्टल या शैफ्ट ऑफ रेडियस या डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर है, साथ में डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेटेड होता है। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ मोंटीजिया ग्लेजी की क्या है? ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। जो बोथ बोन फ्रैक्चर की थी वही ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। इसी तरह ग्लेजी और मोंटीजिया की ट्रीटमेंट भी ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन है। फिर आगे कूलीज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर ऑफ रेडियस इन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ रिस्ट जो है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है। ये यूजली डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर है, लेकिन विद इन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ रिस्ट जॉइंट होता है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होता है, और जो डिस्टल रेडियस होती है वो डॉर्सली ऊपर पोस्टीरियरली डिस्प्लेस होती है, डॉर्सली और रेडियल साइड पर डिस्प्लेस्ड होती है।
ये कौन सी डिफॉर्मिटी बनती है? डाइनर फोर्क डिफॉर्मिटी बनती है, डाइनर फोर्क डिफॉर्मिटी, डाइनर फोर्क डिफॉर्मिटी। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? इसमें मीडियन नर्व इंजरी हो सकती है, मेल यूनियन हो सकती है, रप्चर ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस टेंडन हो सकता है। इसको मैनेजमेंट में सुडेक्स एट्रोफी, जो हम इसको मैनेज करेंगे, उसके बाद अगर पेशेंट मूवमेंट नहीं करता, सुडेक एट्रोफी जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है। इसको करते क्या है? क्लोज रिड्यूस करते हैं, वायर्स अप्लाई कर सकते हैं, केवायर्स डाल सकते हैं या पीओपी कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन ऑपरेटिव इसके मेथड्स हैं, क्लोज रिडक्शन इज कैरिड आउट अंडर एनेस्थीसिया एंड कास्ट इज अप्लाइड, ठीक है। स्मिथ फ्रैक्चर जो है वो कूलीज का अपोजिट है, मतलब सेम लेवल पे होगा, लेकिन जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो कूलीज में किधर जाता है? डॉर्सली एंड रेडियल, इसमें जाएगा वो वोलर साइड पे, वोलर साइड पे, ठीक है, वेंट्रल साइड पे। इट इज एन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर विद वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल सेगमेंट। इट यूजुअली अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल ऑन टू एन आउट, फॉल ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड। ट्रीटमेंट इज सेम एज कूलीज, ठीक है। स्केफाइड फ्रैक्चर, स्केफाइड एक ऐसी बोन है जिसकी ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ आती है। ये स्केफाइड बोन है, फॉर एग्जांपल ये इसकी वेस्ट है, ये इसका फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमल पोल है, ये डिस्टल पोल है, तो इसकी ब्लड सप्लाई डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ आएगी। अगर वेस्ट के जरिए फ्रैक्चर होगा तो इसका कौन सा पोल नेक्रोज होगा? प्रॉक्सिमल पोल नेक्रोज होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई डिस्टल से आ रही है, ठीक है। अगर वेस्ट का फ्रैक्चर होगा तो कौन सी एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ प्रॉक्सिमल पोल ऑफ स्केफाइड हो जाती है। तो स्केफाइड का जब फ्रैक्चर होता है तो फॉलो मैकेनिज्म तो फॉलो ऑन टू एन आउटस्ट्रेच हैंड हो गया। इसका पेन कहाँ पे होगा? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में इसका पेन होता है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में। और ये इसका फ्रैक्चर बहुत जो है ना कॉमनली मिस्ड फ्रैक्चर है, नज़र नहीं आता शुरू में। जब भी इसका फ्रैक्चर होता है तो कॉमनली शुरू में नज़र नहीं आता, लेकिन पेन होता है। पेशेंट को हम यूजुअली घर भेज देते हैं, वो फिर भी हफ्ते 10 दिन के बाद आता है, कहता है कि मेरा तो पेन सेटल ही नहीं हो रहा, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में फिर पेन होता है। तो फिर हम उसके 10 से 12 दिन के बाद 2 वीक्स पे उसके एक्सरे रिपीट करवाते हैं। जब 2 वीक्स पे एक्सरे रिपीट करवाते हैं तो फिर जो थोड़ी सी बोन फ्रैक्चर लाइन पे रिजॉल्व हो चुकी होती है, फिर फ्रैक्चर लाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और फिर हमें नजर आती है। अगर इनिशियली हम उसको सस्पेक्ट कर रहे हो पेन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, हम स्केफाइड का फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो शुरू में हम बोन स्कैन या एमआरआई के जरिए डायग्नोज कर सकते हैं। अगर हम बोन स्कैन और एमआरआई इतनी हैवी बड़ी इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं करवाना चाहते, तो फिर हम शुरू में पेशेंट को इमोबिलाइज कर देंगे, उसको सपोर्ट दे देंगे और 2 वीक्स पे उसका एक्सरे रिपीट करवाएंगे, तो उस एक्सरे में उसका फ्रैक्चर नजर आ जाता है, ठीक है। स्केफाइड, द मोस्ट कॉमन fractured wrist bone is scaphoid and is fractured by fall onto an outstretched hand. The fracture can be easily missed as it causes little pain, swelling and deformity and does not show clearly on plain radiographs. If the doubt remains, the wrist should be immobilized and radiograph should be repeated after 2 weeks. If there is still doubt, the isotope bone scan and MRI confirms the diagnosis. इसकी मैनेजमेंट क्या है? अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम पीओपी लगा देंगे, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है और अनस्टेबल है तो फिर हम इसकी इंटरनल फिक्सेशन करते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? एवेस्कुलर नेक्रोसिस, प्रॉक्सिमल पोल की नॉन यूनियन, डिलेड यूनियन या ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। अब लोअर लिम्ब पे आ जाए, फ्रैक्चर्स ऑफ लोअर लिम्ब। फ्रैक्चर ऑफ लोअर लिम्ब में सबसे पहले जो है वो प्रॉक्सिमल फीमर से स्टार्ट करते हैं। प्रॉक्सिमल फीमर में फीमर का हेड है, इंटरट्रोकेंटेरिक रीजन है, सब ट्रोकेंटेरिक रीजन है, फिर शेफ्ट आएगी। तो जो प्रॉक्सिमल फीमर है उसमें इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा कैप्सूलर भी हो सकते हैं। जो सबसे पहले तो फीमर का कैप्सूल जो है, प्रॉक्सिमल हेड ऑफ फीमर पे जो कैप्सूल होता है फीमर जॉइंट का, वो कहाँ पे अटैच होता है? जो हिप जॉइंट का कैप्सूल है वो कहाँ पे अटैच होता है? हिप जॉइंट का कैप्सूल जो है वो एंटीरियरली इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे अटैच होता है और पोस्टीरियरली मिड ऑफ नेक पे, मतलब जो नेक का फीमर है पोस्टीरियरली उस पर अटैच होता है, ठीक है। तो ये अटैचमेंट है कैप्सूल की। जो इससे प्रॉक्सिमल होगा वो इंट्राकैप्सुलर होंगे, जो इससे बाहर फ्रैक्चर होंगे वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर होंगे। जो इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई हेड ऑफ फीमर की डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हेड ऑफ फीमर आहिस्ता आहिस्ता एवेस्कुलरली नेक्रोज होने लग जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन पेशेंट को फिर बाद में लेटर ऑन स्टार्ट हो जाता है। पहले इनिशियली ऑस्टियोआर्थराइटिस और फिर बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जो इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर्स हैं वो विजिलेंटली उनको देखा जाता है और 100% एनाटॉमिकली उनको रिड्यूस किया जाता है। अगर एल्डरली पेशेंट है तो उसमें हेड को रिप्लेस ही कर दिया जाता है, ठीक है। हेड ऑफ फीमर की ब्लड सप्लाई क्या है? हेड ऑफ फीमर की जो मीडियल और लेटरल जो है वो सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरीज जो हैं वो इसकी मेन ब्लड सप्लाई है। स्पेशली मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी जो है वो 90% ब्लड सप्लाई देती है और 10% जो है वो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी देती है। और जो एक लिगामेंटम आर्टरीज के जरिए एक आर्टरी आती है जो कि ऑब्चुरेटर आर्टरी की एक ब्रांच होती है, ये यूजुअली डेवलपिंग हिप में बच्चों में एक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन एडल्ट्स में ये एक रिडंडेंट होती है और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती। जो मेन ब्लड सप्लाई है वो है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, ठीक है। तो काजेज ऑफ फ्रैक्चर क्या होती हैं? इन एल्डरली पेशेंट्स में तो ऑस्टियोप्रोटिक बोन्स होती हैं, हिस्ट्री ऑफ फॉल की, लो एनर्जी फॉल की वजह से हो सकता है। और जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें यूजली हाई एनर्जी ट्रॉमा की वजह से प्रॉक्सिमल हिप के फ्रैक्चर्स होते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वही है, पेन, टेंडरनेस, डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ फंक्शन। और जब फ्रैक्चर होगा तो लिम्ब शॉर्ट हो जाएगा, एक्सटर्नली रोटेटेड होगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर इंट्रा कैप्सूलर है और अनडिस्प्लेस्ड है, इंट्रा कैप्सूलर है अनडिस्प्लेस्ड है, ये जैसे है, ये हेड ऑफ फीमर है, ये कैप्सूल कहाँ पे अटैच होता है? कैप्सूल यहाँ पे अटैच होता है। इससे जो प्रॉक्सिमल होंगे वो इंट्राकैप्सुलर होंगे। जैसे ये फ्रैक्चर है तो ये अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, तो इसको हम स्क्रूज के जरिए फिक्स कर दिया, ठीक है। और इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर आर ट्रीटेड विद
इंटरनल फिक्सेशन विद डायनामिक हिप स्क्रूज, या जो है ना सिंपल स्क्रूज या डायनामिक हिप स्क्रूज के जरिए जो है ना इसको हम ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, डायनामिक हिप स्क्रू ये होता है, यहाँ पे तस्वीर डायनामिक हिप स्क्रू की ये दिखाई हुई है, ये डायनामिक हिप स्क्रू है। ठीक है, ये है डायनामिक हिप स्क्रू, ये इसकी साइड प्लेट होती है, ये इसका यहाँ पे एक बैरल होता है, उसके अंदर एक स्क्रू लगा होता है। ये स्क्रू जो है, ये बैरल जो है इसके अंदर स्लाइड कर सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो। इसमें जैसे जो है ना हिप जॉइंट के ऊपर पेन आता है तो ये स्क्रू इसके अंदर बैरल के अंदर कंप्रेस हो सकता है। तो ये कंप्रेशन फ्रैक्चर साइड पे कंप्रेशन को अलाउ करता है, इसलिए इसको डायनामिक कहते हैं। ये बैरल के अंदर स्क्रू मूव करता रहता है तो कंप्रेशन देता है फ्रैक्चर साइड पे, तो ये इसलिए इसको कहते हैं डायनामिक हिप स्क्रू। ठीक है, तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर को सिंपल स्क्रूज यंग्स में, अगर ओल्ड हैं तो डायनामिक हिप स्क्रू के जरिए ट्रीट करते हैं। और अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, डिस्प्लेस्ड इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर इन एल्डरली ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट इज ट्रीटेड विद जॉइंट रिप्लेसमेंट। ठीक है, जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं इन यंग पेशेंट डायनामिक हिप स्क्रू के जरिए। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स पे आ जाएं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स को डायनामिक हिप स्क्रू, एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स को तो करते ही डायनामिक हिप स्क्रू के जरिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर वो हैं जो लेसर ट्रॉक से लेके स्टार्ट करके 5 सेंटीमीटर उससे नीचे तक हों। लेसर ट्रॉक से स्टार्ट करें, 5 सेंटीमीटर उसके नीचे तक के जो फ्रैक्चर्स हैं वो सब ट्रॉक फ्रैक्चर हैं। ये एरिया नोटोरियस होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉन यूनियन, मेल यूनियन, शॉर्टनिंग, एंगुलेशन की जो है वो रिस्क होता है। तो ये इनको सर्जिकली ही सिर्फ इसका ट्रीटमेंट है, और इंट्रामेडुलरी नेल के जरिए ट्रीट करते हैं, या फिर स्लाइडिंग हिप स्क्रू भी लगा सकते हैं विद लॉन्ग प्लेट। ठीक है, लेकिन ये नॉन यूनियन और मेल यूनियन के यहाँ पे डिलेड यूनियन के बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। शैफ्ट फेमरल, उसके बाद आ गया फेमरल की शैफ्ट। जब फीमर की शैफ्ट का फ्रैक्चर होगा तो ब्लड लॉस सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि वहाँ पे 1 लीटर से 1.5 लीटर तक का ब्लड लॉस हो सकता है। तो बच्चों में तो जो फेमरल शैफ्ट के फ्रैक्चर्स जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें हम कंजर्वेटिव भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स हैं उसमें हमेशा जो है वो सर्जिकल इसका ट्रीटमेंट है, जो कि इंट्रामेडुलरी इंटरलॉक नेल है। ठीक है, फ्रैक्चर्स अराउंड दी नी के अराउंड डिस्टल फीमर का फ्रैक्चर हो सकता है, प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर हो सकता है, और अगर ये फ्रैक्चर इंट्रा आर्टिकुलर है तो इनको 100% एनाटॉमिक रिडक्शन चाहिए ताकि कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क ना हो। ठीक है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, इंट्राकोंडाइलर हो सकते हैं, टिबियल प्लेटू के फ्रैक्चर। टिबियल प्लेटू का फ्रैक्चर कहते हैं प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर, जो इंट्रा आर्टिकुलर हो वो टिबियल प्लेटू के फ्रैक्चर होते हैं, प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर हो सकते हैं। ठीक है, इन सब को जो है वो इंटरनली फिक्स करना होता है, 100% एनाटॉमिक रिडक्शन चाहिए और हम इनको इंटरनली फिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये एक प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर है, तो इसको हमने 100% रिड्यूस किया और साइड प्लेट लगा दी। ठीक है, ये शेफ्ट का फ्रैक्चर है, इसको हम नेल के जरिए भी फिक्स कर सकते हैं या प्लेट के जरिए भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये शेफ्ट के फ्रैक्चर को प्लेट के जरिए भी फिक्स कर सकते हैं। इनको जो प्रॉक्सिमल टिबिया के फ्रैक्चर्स होते हैं इनको बम्पर इंजरी कहते हैं, कि एक पेशेंट जो है वो खड़ा था, उसमें कार का बम्पर आके लगा उसके नी जॉइंट पे, तो लेटरल कंडाइल या प्रॉक्सिमल टिबियल प्लेटू, जो लेटरल टिबियल प्लेटू है उसको उड़ा देगा। या जो है वो बाइक पे जा रहा था, दूसरी तरफ से कार आ रही थी, उसका बम्पर उसमें लगा, तो प्रॉक्सिमल टिबिया के फ्रैक्चर्स बम्पर इंजरीज। ठीक है, प्रॉक्सिमल टिबिया के जो फ्रैक्चर्स हैं वो क्लोज्ड भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लोज्ड फ्रैक्चर्स को हम कैसे मैनेज करते हैं? क्लोज्ड अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम उसको पीओपी कास्ट में मैनेज करेंगे। अगर क्लोज्ड और डिस्प्लेस्ड है तो उसको हम ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन के जरिए करेंगे। और अगर ओपन फ्रैक्चर है तो ओपन फ्रैक्चर को तो जो है ना करते ही ओपन रिडक्शन के जरिए हैं, या जो है एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाते हैं। और ओपन फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन भी है गस्टिलो एंडरसन। ठीक है, गस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन इज़ फॉर ओपन फ्रैक्चर्स। तो इसमें ये बेस्ड है 4 चीज़ों पे, एक तो वुंड के साइज़ पे, दूसरा एनर्जी ऑफ ट्रॉमा पे, तीसरा कंटेमिनेशन पे, चौथा सॉफ्ट टिश्यू डैमेज पे। अगर वुंड जो है वो 1 सेंटीमीटर से छोटा हो, लो एनर्जी हो, नो कंटेमिनेशन मतलब क्लीन वुंड हो, और सॉफ्ट टिश्यू डैमेज बहुत कम हो, तो ये ग्रेड 1 होगा। ग्रेड 2 क्या होगा? वुंड 1 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होगा, सॉफ्ट टिश्यू की क्रशिंग होगी, एनर्जी लो होगी, तो ये है ग्रेड 2। ग्रेड 3 में क्या है? सॉफ्ट टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा होगा, हाई एनर्जी होगी, सीवियर क्रशिंग होगी, तो कंटेमिनेशन भी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये ग्रेड 3 होगा। ग्रेड 3 को फिर फर्दर आगे 3ABC में डिवाइड किया गया है। हाई एनर्जी ट्रॉमा है, सीवियर कंटेमिनेशन है, और साथ में जो है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। लेकिन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इतनी है कि जब हम फ्रैक्चर को रिड्यूस कर देंगे तो उसकी स्किन को क्लोज करने लगेंगे तो वो स्किन क्लोज हो जाएगी, कवरेज अवेलेबल है, तो वो क्या है? ग्रेड A है। लेकिन अगर इतनी सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है कि हमने बोन को रिड्यूस किया, उसको फिक्स कर लिया, अब हम स्किन को क्लोज करने लगे हैं, तो स्किन अवेलेबल नहीं है क्लोज होने के लिए, वुंड क्लोज नहीं हो रहा, तो बाद में इसके लिए हमें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है फ्लैप करने के लिए, ग्राफ्ट करने के लिए, तो ये जो है ना टाइप 3B होगा। लेकिन अगर साथ में वेसल इंजरी भी है, ऐसी वेसल की इंजरी है जिसको रिपेयर करना ज़रूरी है, तो वो टाइप 3C होगा। फॉर एग्जांपल
ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी है, अगर ब्रेकियल आर्टरी को रिपेयर नहीं करेंगे तो सारा फोर आर्म जो है वो गैंग्रीनस हो जाएगा, या पोप्लिटियल आर्टरी की है उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो लेग जो है वो गैंग्रीनस हो जाएगी। तो ऐसी वेसल की इंजरी जिसको रिपेयर करना ज़रूरी हो तो वो टाइप 3C होगा। लेकिन अगर साथ में अल्नर आर्टरी की इंजरी है तो वो टाइप 3C नहीं है, क्योंकि हैंड जो है वो अल्नर आर्टरी पे सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, अगर रेडियल आर्टरी भी हो तो हैंड सर्वाइव कर सकता है, तो अल्नर आर्टरी को रिपेयर करना ज़रूरी नहीं होता, तो वो टाइप 3C नहीं होगी। ठीक है। फ्रैक्चर पेल्विस, पेल्विस जो है वो पेल्विक रिंग के फ्रैक्चर्स हैं। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा मेन कॉम्प्लिकेशन है वो ब्लड लॉस की है, ब्लड लॉस, क्योंकि इसमें 1500 to 2000 ml ब्लड लॉस हो सकता है, हाइपोवोलीमिया कर सकते हैं, हाइपोवोलीमिया हो सकता है इससे। ठीक है। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो टाइप हैं, टाइप ए और टाइप बी और टाइप सी, तीन टाइप्स हैं। टाइप ए स्टेबल फ्रैक्चर्स होते हैं पेल्विक रिंग के, टाइप बी में रोटेशनली अनस्टेबल होते हैं, वो रोटेशनली अनस्टेबल होते हैं टाइप बी। इस मतलब इसमें जो है वो प्यूबिक सिम्फिसिस से ऐसे खुल जाता है, रोटेट हो जाता है, प्यूबिक सिम्फिसिस खुल जाता है तो ओपन बुक होता है, इसको ओपन बुक, प्यूबिक सिम्फिसिस से पेल्विस खुल जाता है, तो ये टाइप बी है। और जब जो है वो सैक्रोइलियक जॉइंट खुल जाते हैं वो टाइप 3C, वो टाइप सी है। जब सैक्रोइलियक जॉइंट खुलेंगे तो वर्टिकली अनस्टेबल हो जाता है, सैक्रोइलियक जॉइंट खुलेंगे तो पेल्विस वर्टिकली अनस्टेबल हो जाता है, जब प्यूबिक सिम्फिसिस खुलेगी तो पेल्विक रोटेशनली अनस्टेबल हो जाता है। तो टाइप बी में प्यूबिक सिम्फिसिस खुलती है, टाइप सी में सैक्रोइलियक जॉइंट्स खुलते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले तो जो है ATLS गाइडलाइंस हैं, कंट्रोल हाइपोटेंशन, स्टॉप ब्लीडिंग। तो इसके साथ अगर कोई इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी, कोई और इंजरी है तो उसको मैनेज करें। लेप्रोटमी अगर हम कर रहे हैं तो साथ में हम एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा सकते हैं पेल्विक बोन के ऊपर, दोनों आइलियक बोन्स के ऊपर, और उसको फ्रैक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं ताकि फर्दर जो है वो ब्लड लॉस ना हो। ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका यह है कि जो ओपन बुक फ्रैक्चर होते हैं उसमें जो है अगर प्यूबिक सिम्फिसिस 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओपन हो गई है, प्यूबिक सिम्फिसिस अगर 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओपन हो गई है तो उसको हम रिड्यूस करके प्लेट लगाते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? हाइपोवोलीमिक शॉक हो सकता है, यूरिथ्रा का रप्चर हो सकता है, आर्थराइटिस डेवलप हो सकती है। एसिटेबुलर फ्रैक्चर, एसिटेबुलम जो है वो कप है, जो कि कप फॉर्म्स कप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एसिटेबुलम जो है वो हेड ऑफ फीमर के साथ मिलके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट बनाता है। एसिटेबुलम जो है फ्रैक्चर जो है रिजल्ट्स फ्रॉम हाई वेलोसिटी इंजरीज। ठीक है, या यूजली डैशबोर्ड इंजरी के साथ, जब डैशबोर्ड के साथ फीमर का डिस्टल एंड स्ट्राइक करेगा तो जो फीमर है उसकी पोस्टीरियर डिस्लोकेशन हिप जॉइंट की हो सकती है। क्लासिफिकेशन इसकी जो है ना, क्लासिफिकेशन में इसके 5 एलिमेंट्री फ्रैक्चर्स हैं और 5 जो है इसके एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स हैं। ठीक है। एलिमेंट्री फ्रैक्चर में पोस्टीरियर वॉल है, पोस्टीरियर कॉलम, एंटीरियर वॉल है, एंटीरियर कॉलम में ट्रांसवर्स है, तो फिर ये इनके मिक्सचर मिलके एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स बनाते हैं। ट्रीटमेंट इसका ये है कि अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम नॉन ऑपरेटिवली करेंगे, और अगर डिस्प्लेस्ड है, इनकंग्रुएंट हिप है, अनस्टेबल हिप है, फॉर एग्जांपल हमने हिप डिस्लोकेटेड था, रिड्यूस किया, वो फिर डिस्लोकेट हो जाता है, और इनस्टेबिलिटी ऑफ द हिप जॉइंट है तो उसको भी हम ओपन जो है ना रिड्यूस करेंगे। और कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है? शियाटिक नर्व इंजर हो सकती है, हिप की आर्थराइटिस हो सकती है, हिप की एवियन हो सकती है, ग्लूटियल और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज हो सकती हैं। आज हमने फ्रैक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं अभी, अब हम आगे फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।